नमस्कार दोस्तों, यूसीसी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अपन ने यहाँ प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज शुरू की है, जिसमें अपने एक यहाँ क्लास रखी है और ये अपनी आज यहाँ से दूसरी क्लास है। और इससे पहली क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन और बौद्ध धर्म की हमने चर्चा की। इससे आगे अपन दोस्तों आज यहाँ शुरुआत करते हैं महाजनपद एवं मगध साम्राज्य की। महाजनपद एवं मगध साम्राज्य की यहाँ से अपन बात करें हैं तो देखो, सबसे पहले चर्चा करें कि जो महाजनपद का जो काल है दोस्तों, महाजनपद का जो समय है, महाजनपद का जो दौर था वो दोस्तों छठवीं छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व का जो समय है, छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व का जो समय है वो छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व का समय महाजनपद का समय था। और भारत में जो महाजनपद का समय है इसे द्वितीय क्रांति के रूप में माना गया है, क्योंकि भारतीय इतिहास में पहली क्रांति, पहली जो नगरीय क्रांति है वो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को पहली नगरीय क्रांति कहा। और दूसरी नगरीय क्रांति का जो दौर है वो छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर महाजनपदों का दौर था। हमने यहाँ से बात वैदिक सभ्यता की और वैदिक सभ्यता में आपने ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल पढ़ा है। दोस्तों, ऋग्वैदिक काल के अंदर जनपद चला करते थे और उन्हीं जनपदों के अंदर जब आपसी संघर्ष होने लगा, उन्हीं जनपदों के अंदर जब आपसी संघर्ष होने लगा तो उत्तर वैदिक काल के अंत में जाकर वो जनपद, एक जनपद दूसरे जनपद के ऊपर आक्रमण करके अपने क्षेत्र का धीरे धीरे विस्तार करने लगे और वो एक जनपद से दूसरे जनपद पे अधिकार करते हुए वो आपस में क्या बने, महाजनपद बने थे। इस प्रकार यहाँ से छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये महाजनपदों का दौर शुरू हुआ था और उस समय टोटल जो महाजनपद थे वो 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपदों में अगर बात करें तो सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध साम्राज्य था। जिस मगध साम्राज्य के ऊपर कई राजवंशों ने यहाँ शासन किया, उनकी चर्चा अपन यहाँ करेंगे इस क्लास में। तो देखो, द्वितीय नगरीय क्रांति के रूप में इस महाजनपद को कहा गया है क्योंकि यहाँ से जो पहली नगरीय क्रांति थी दोस्तों, हमने भी बात की कि जो पहली नगरीय क्रांति है उस पहली नगरीय क्रांति के रूप में आपने किसको पढ़ा, हड़प्पा सभ्यता को पढ़ा है। जो हड़प्पा सभ्यता है, ये हड़प्पा सभ्यता आपकी पहली नगरीय क्रांति और इसके बाद में दूसरी नगरीय क्रांति के रूप में आपकी क्या, महाजनपद शुरू हुआ है। इन महाजनपद की अपन बात करें कि 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है, 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है दोस्तों, ये 16 महाजनपदों का उल्लेख जो मिलता है वो यहाँ एक तो आपका बौद्ध ग्रंथ आता है दोस्तों, एक तो आपका यहाँ बौद्ध ग्रंथ है और बौद्ध ग्रंथ यहाँ से कौन सा है, अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है। और यहाँ से जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। तो इन दोनों ग्रंथों से आपको इन 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो यहाँ से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपके 16 महाजनपदों की जो राजधानी मिली है वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और उसके साथ जैन ग्रंथ आपका भगवती उत्तर से 16 महाजनपदों की क्या मिली है, जानकारी मिलती है। अब यहाँ से जो 16 महाजनपद हैं, इन 16 महाजनपदों की अपन राजधानी पढ़ते हैं और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन, लगभग एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से 16 महाजनपदों की अपन राजधानियां देखते हैं। तो यहाँ से देखो, बात करें कि 16 महाजनपद हैं। इन 16 महाजनपद में आपने पढ़ा कि जैसे मान लो पहला महाजनपद है अंग। अंग की राजधानी दोस्तों क्या थी, चंपा। अंग की राजधानी क्या है, अंग की राजधानी चंपा थी। जो मगध है, इस मगध की राजधानी क्या थी, राजगृह। राजगृह या इसकी राजधानी एक गिरिवर्ज भी आती है, गिरिवर्ज। राजगृह और गिरिवर्ज ये मगध की राजधानी थी। और जो मल है दोस्तों, इस मल की राजधानी क्या थी, यहाँ
मल की राजधानी थी कुशीनारा, कुशीनारा या पावापुरी। मल की राजधानी कुशीनारा या पावापुरी जो है ये आपके मल की राजधानी थी। यहाँ से जो काशी है, काशी की राजधानी क्या है? वाराणसी। काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी काशी की राजधानी थी। जो कौशल है, इस कौशल की देखो दो राजधानियां थी। एक तो कौशल की राजधानी थी अहिछत्र, अहिछत्र, और दूसरी कौशल की राजधानी थी काम्पिल्य। अहिछत्र और काम्पिल्य, ये दो राजधानियां कौशल की दो राजधानी थी। उत्तरी राजधानी अहिछत्र थी और दक्षिणी राजधानी काम्पिल्य थी। वैसे ही आपकी यहां से बात करें तो ये जो राजधानी है ये आपके पांचाल की राजधानी है। ये जो पांचाल है, इस पांचाल की उत्तरी राजधानी अहिछत्र है और पांचाल की दक्षिणी राजधानी काम्पिल्य है। बात करें कौशल, तो कौशल की जो राजधानी है वो कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी क्या थी दोस्तों? श्रावस्ती। कौशल की जो राजधानी है वो श्रावस्ती थी, जबकि यहाँ से पांचाल है, इस पांचाल की अहिछत्र और दूसरी थी काम्पिल्य। अहिछत्र और काम्पिल्य। तो यहाँ से ये राजधानियां हैं, ये राजधानियां आपको इनको बार बार पढ़ोगे तो याद करना है और याद करनी ही पड़ेगी, और कोई इसका ऑप्शन नहीं है। कि जो अंग है, अंग की राजधानी क्या है? चंपा। अंग की राजधानी चंपा थी। मगध की राजधानी क्या है? राजगृह गिरिवर्ज, ये मगध की राजधानी थी। जो मल है, इस मल की राजधानी क्या है? कुशीनारा या पावापुरी। जो मल, मल का मतलब पहलवान होता है ना, और पहलवान जो होता है ना वो कुश्ती लड़ता है, और कुश्ती लड़ता है पावा पी के, है ना। तो ऐसा याद कर सकते हो, मल है, इस मल की राजधानी क्या थी? कुशीनारा। मीन्स पावापुरी इसकी राजधानी है। काशी, काशी की राजधानी वाराणसी। बोला काशी, वाराणसी, ये काशी की राजधानी वाराणसी थी। कौशल श्रावस्ती, कौशल की राजधानी श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। और यहाँ से पांचाल की बात करें तो पांचाल की दो राजधानियां थी, बोला अहिछत्र और काम्पिल्य। जो पांचाल है इसकी अहिछत्र और काम्पिल्य, ये दो राजधानियां इस पांचाल की थी। इनसे आगे अपन राजधानी की और बात करें यहाँ, तो यहां से देखो एक है कुरु, यहां से देखो एक है कुरु, और कुरु महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी इंद्रप्रस्थ। कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। और जो वज्जी है, इस वज्जी की राजधानी थी, जो वज्जी है इस वज्जी की आपकी राजधानी है यहाँ विदेह और मिथेली। विदेह और मिथेली, ये दो राजधानियां थी यहाँ से इसकी, वज्जी की, विदेह और मिथेली। और वज्जी देखो, वज्जी आपका एक गणतंत्रात्मक महाजनपद था। गणतंत्रात्मक, वज्जी जो है ना वो एक गणतंत्रात्मक महाजन था। ये सारे महाजनपद राजतंत्रात्मक थे, लेकिन यहाँ से दो ऐसे महाजनपद हैं जो गणतंत्रात्मक महाजनपद थे। इन दो की बात करें तो एक तो वज्जी है, एक आपका जो आपने अभी पढ़ा है मल। मल और जो वज्जी है ना, ये दोनों ही क्या थे? गणतंत्रात्मक थे। बाकी सारे जो महाजनपद हुए हैं वो कैसे थे? वो सारे आपके राजतंत्रात्मक महाजनपद थे वे। आगे देखो यहां से बात करें तो अगला आपका जो महाजनपद है वो है मत्स्य। और मत्स्य की जो राजधानी है वो क्या थी आपकी? विराट नगर। मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? विराट नगर थी। और जो वत्स है, इस वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी वत्स की राजधानी थी। सूरसेन है, इस सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। और जो चेदी है, इस चेदी की राजधानी क्या थी?
सोथीवती। सोथीवती इस चेदी की राजधानी थी, सोथीवती। ठीक है। अस्मक है, अस्मक की राजधानी क्या थी? पोतन। पोतन है, या इसकी राजधानी कई जगह आपको पोटली ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है, पोटली। तो पोतन है या पोटल, पोटली इसकी राजधानी थी। जो अवंती है, इस अवंती की देखो जो राजधानी है वो आपकी उज्जैनी, और एक इसकी जो राजधानी है वो थी महिष्मति। इसकी भी दो राजधानियां थी, उज्जैनी और महिष्मति। जो अवंती है, अवंती की भी दो राजधानियां थी, उज्जैनी और महिष्मति। अस्मक की राजधानी क्या थी? पोतन। चेदी की राजधानी क्या है? सोथीवती। सूरसेन की क्या थी? मथुरा। और वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी। मत्स्य नगर की राजधानी क्या थी? विराट नगर थी। यहाँ से गांधार की राजधानी की बात करिए तो गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। और कंबोज है ना, इस कंबोज की राजधानी क्या थी? हाटक। कंबोज की राजधानी क्या थी? हाटक थी। तो यहाँ से देखो ये राजधानियां भी आप याद रखोगे, राजधानियां याद रखोगे। यहाँ से सूरसेन है, सूरसेन की राजधानी मथुरा है। आपकी अस्मक की राजधानी क्या है? पोतन। अस्मक की राजधानी क्या है? पोतन। देखो जैसे यहाँ से आप ये एक दो राजधानी याद ऐसे कैसे कर सकते हो कि जैसे आप कोई पोटली लाते हो, पोटली, और पोटली में क्या वजन थोड़ा कम होता है, बोला कम बोझ था ना, क्या था? कम बोझ था पोटली में। और आपको किसी ने कहा कि भाई ये कम बोझ क्यों लेकर आया है, तो आप क्या कहोगे? कम बोझ का नाम लेते ही हट, आप कहोगे हट। कम्बोज का नाम लेते आप क्या कहोगे? बोला हट। और फिर आप क्या कहोगे उसको? हसमत। मतलब आपकी पोटली को देखकर वो क्या बोल रहे हैं कि कम्बोज लेकर आया है। तो कम्बोज लेकर आया है तो आप उसको क्या बोलोगे? हसमत। इस पोटली को देखकर हसमत, और आप उसको बोलोगे हट। तो यहाँ से कम्बोज की राजधानी हट, हाटक है। और यहाँ से आप कोई शिला है, शिला मतलब पत्थर, और इस शिला के ऊपर आपको क्या लगानी है? धार लगानी है, धार लगानी है। गांधार। तक्षशिला मतलब कोई शिला है, शिला के ऊपर क्या लगानी है? धार लगानी है। तो तक्षशिला ये किसकी राजधानी थी? गांधार की राजधानी यहाँ से तक्षशिला थी। बाकी यहाँ से देखो वत्स, कौशाम्बी। वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी है। ठीक है। तो इनको दो चार बार पढ़ोगे बार बार तो ये राजधानी आपको याद हो जाएगी। ठीक है ना। ये काशी, देखो कई कई अपने आप कनेक्ट हो जाती है। बोला काशी, वाराणसी। बोला काशी की क्या है? काशी, वाराणसी। बोला अंग की राजधानी चंपा। अंग की राजधानी चंपा। मैंने अभी कहा आपको कौशल, श्रावस्ती। कौशल की क्या? श्रावस्ती। फिर मैंने कहा आपको कुरु, और कुरु की राजधानी आपने क्या बताई? इंद्रप्रस्थ। क्या? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। ठीक है। आप बोलते हो ना बरस बरस भरा इंद्र राजा, तो इंद्र राजा क्या बोलता है? रुको जरा बारिश से करूं। वो बोलता है रुको जरा, सब्र रखो, बारिश से करूं। इंद्र राजा आपको बोलता है कि बारिश से करूं। तो कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। तो ऐसे आप दो चार इसमें, मैंने कहा मल, मल क्या करता है? कुश्ती करता है, तो कुशी नारा। और कुश्ती करता है बोला क्या पी के? बोला पावा पी के। तो क्या? पावापुरी और कुशीनारा इसकी राजधानी थी। अब इनसे देखो आगे अपन बात करें तो ये भी हो गई आपकी। यहां से आपने कहा कम्बोज, बोला कम्बोज आपको कहा, बोला हट, हाटक हो गया। बोला धार लगाओगे किस पे? शिला पे, तो क्या हो गया? तक्षशिला हो गया। फिर आपको कम्बोज के लिए आपने क्या कहा उसको? आपकी पोटली को देखकर वो बोला कम्बोज, तो आपने क्या क्या कहा उसको? कि पोटली को देखकर हसमत, मतलब अस्मक। ठीक है। ये दक्षिणी भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद अस्मक था। दक्षिणी भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? अस्मक था। एकमात्र महाजनपद था भैया। अभी हमने देखो इनकी बात की है यहाँ से कि आपके जो महाजनपद थे, ये महाजनपद का देखो राज शासन था वो कैसे था? राजतंत्र था भाई। कैसा था? राजतंत्र था। लेकिन गणतंत्रात्मक वाले महाजनपद कौन से हैं?
एक तो आपका वज्जी, और वज्जी के साथ कौन सा है, मल। वज्जी और मल ये एकमात्र ऐसे हैं जो क्या थे, गणतंत्रात्मक महाजनपद थे। वज्जी और जो आपके मल है ना, वज्जी और मल आपको ध्यान रखना है, गणतंत्रात्मक महाजनपद थे। और यहाँ से दक्षिणी भारत में स्थित जो महाजनपद है वो कौन सा है, अश्मक है। दक्षिणी भारत में स्थित आपका कौन सा है, अश्मक है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से अपन बात करेंगे कि इनमें जो मगध महाजनपद है, सबसे शक्तिशाली आपका मगध महाजनपद हुआ है। तो इस मगध महाजनपद की अपन बात करेंगे यहाँ से। मगध महाजनपद, देखो मगध महाजनपद की बात करें ना, तो यहाँ सबसे पहले बात करें कि महाभारत, महाभारत व महाभारत व पुराणों में, महाभारत व पुराणों के अंदर आपके मगध महाजनपद का क्या है, उल्लेख है। इनके अलावा अगर वेद की बात करें ना, तो आपका अथर्वा वेद है बच्चों। कौन सा वेद है, अथर्वा वेद। जिस अथर्वा वेद के अंदर सबसे पहले आपके किसका उल्लेख किया गया है, मगध महाजनपद का उल्लेख किया गया है अथर्ववेद के अंदर। बाकी इनका उल्लेख महाभारत व पुराणों के अंदर भी इनका क्या मिलता है, उल्लेख मिला है। अब यहां से अपन बात करेंगे मगध के ऊपर कौन कौन से राजवंशों ने शासन किया है। मगध के ऊपर शासन करने वाले राजवंश कौन से हुए हैं, तो देखो मगध पर राज करने वाले जो शासन वंश है ना, इनमें सर्वप्रथम जो राज करने वाला शासन वंश है, जिन्होंने सर्वप्रथम यहाँ राज किया है, वो आपका राजवंश कौन सा था, वो आपका राजवंश है वृद्धर्त वंश है दोस्तों। कौन सा है बच्चों, वो है वृद्धर्त, वृद्धर्त राजवंश है, वृद्धर्त वंश है। जिन्होंने मगध के ऊपर शासन करने वाला सबसे प्राचीन सबसे पहला राजवंश कौन सा था, वृद्धर्त राजवंश था। ठीक है, और इस वृद्धर्त राजवंश का संस्थापक भी कौन हुए हैं, वृद्धर्त ही हुए हैं। इनके संस्थापक भी कौन थे, वृद्धर्त ही थे। और जिन्होंने इस मगध की उस समय राजधानी क्या बनाई थी, गिरिवर्ज। उन्होंने उस समय मगध की राजधानी भी क्या बनाई, गिरिवर्ज मगध की क्या थी, राजधानी थी। और यहां से इस वृद्धर्त वंश का जो अंतिम शासक है ना, वो अंतिम शासक कौन था, रिपुंजय। यहाँ से अंतिम शासक कौन था, रिपुंजय यहाँ से अंतिम शासक था भाई। तो ये ध्यान रखोगे आप, मगध पे सबसे पहले राजवंश किसने किया है, वृद्धर्त वंश ने किया। और वृद्धर्त वंश का यहाँ संस्थापक भी कौन हुआ है, वृद्धर्त हुआ है। जिन्होंने मगध की राजधानी क्या बनाई थी, गिरिवर्ज मगध की राजधानी बनाई थी। और अंतिम शासक कौन थे, यहाँ से रिपुंजय इस वंश के अंतिम शासक हुए हैं। इनके बाद में यहाँ से देखो अगला जो शासन वंश आया है जिन्होंने मगध पे शासन किया, वो आपका कौन सा है, हर्यक वंश हुआ है भाई। तो हर्यक वंश की बात करते हैं, देखो आगे हर्यक वंश। देखो अगला जो मगध पे शासन करने वाला जो वंश रहा है वो हर्यक वंश रहा। हर्यक वंश की अपन बात करें ना, तो हर्यक वंश को ही दूसरे नाम में क्या बोलते हैं, पितरहंता वंश। इसको देखो इतिहास में पितरहंता वंश बोलते हैं। और इस हर्यक वंश का जो यहाँ संस्थापक हुए हैं, वो संस्थापक कौन हुए हैं, बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक कौन हुए हैं, बिंबिसार इसके सबसे प्रतापी और सबसे पहले शासक हुए हैं भाई। देखो यहाँ अगर हर्यक वंश में बात करूं मैं, तो हर्यक वंश में एक तो शासक आपका कौन हो गया, बिंबिसार हो गया, बिंबिसार शासक हो गया। बिंबिसार के बाद में देखो यहां से इसका पुत्र कौन आता है, अजात शत्रु। इसका पुत्र कौन आया, अजात शत्रु। अजात शत्रु इसका पुत्र आया। अजात शत्रु के बाद में इसका पुत्र कौन आता है, उदाइन। इसका पुत्र कौन आया बाद में, उदाइन आया है। देखो दोस्तों इस हर्यक वंश को पितरहंता वंश क्यों कहा, इसको पितरहंता वंश इसलिए कहते हैं कि यहाँ जो अजात शत्रु है ना, इस अजात शत्रु के द्वारा किसकी हत्या की गई है, अजात शत्रु ने यहाँ से अपने पिता बिंबिसार की हत्या की। ठीक है, और फिर इस अजात शत्रु की यहाँ पे हत्या किसने की, उदाइन ने की। उदाइन भी अपने पिता उदाइन भी अपने पिता अजात शत्रु की हत्या करके शासक बना था, और अजात शत्रु भी अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके शासक बना है। इसलिए इस वंश को क्या कहते हैं, पितरहंता वंश कहते हैं। यहां से बात करें बिंबिसार, देखो बिंबिसार की आप बात करोगे ना,
तो बिंबिसार में यही ध्यान रखोगे कि बिंबिसार को एक तो क्या कहा गया है, कुणिक कहा गया है। बिंबिसार को श्रोणिक कहते हैं, श्रोणिक। जो बिंबिसार है ना, इस बिंबिसार को देखो क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है यहां से श्रोणिक। बिंबिसार को श्रोणिक कहा जाता है और अजातशत्रु ने इसकी हत्या की और यह शासक बना है। यहां से अजातशत्रु की बात करें ना, तो अजातशत्रु को क्या कहा जाता है, देखो अजातशत्रु को कहा जाता है कुणिक। अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता है। अजातशत्रु के समय एक बात ये ध्यान रखोगे कि पहली बौद्ध संगति हुई है इनके समय। इनके समय क्या हुई है, पहली बौद्ध संगति। जो पहली बौद्ध संगति हुई थी, ये पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुई है। और 483 ईसा पूर्व के अंदर ये कहां पर हुई है, राजगृह में हुई है। पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई। और किनके समय हुई, अजात शत्रु के समय हुई थी, ठीक है। और इस पहली बौद्ध संगति का अध्यक्ष भी कौन था, यहां से महाकश्यप। कौन था, महाकश्यप था। पहली बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप था। इनके बाद में देखो उदायन शासक बने हैं। उदायन की बात करें तो उदायन की देखो, उदायन के द्वारा सबसे प्रमुख क्वेश्चन क्या है, इनके द्वारा पाटलिपुत्र, इनके द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई है। पाटलिपुत्र जो नगर है, वो पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया, उदायन ने बसाया पाटलिपुत्र नगर। और पाटलिपुत्र को ही इन्होंने फिर क्या बनाई है, अपनी राजधानी बनाई है। पाटलिपुत्र को इन्होंने अपनी क्या बनाई है, पाटलिपुत्र को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई है। तो यहां से देखो इनमें ज्यादा आपको कोई क्वेश्चन याद नहीं रखना है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन हुआ है, बिंबिसार संस्थापक हुआ है। यहां से बिंबिसार को क्या कहा, श्रोणिक कहा है। और अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की और शासक बना है। और जिस अजातशत्रु को कुणिक कहते हो, इनके समय क्या हुई है, पहली बौद्ध संगति हुई है। और पहली बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में, महाकश्यप की अध्यक्षता में 483 ईसा पूर्व के अंदर कहा, राजगृह के अंदर हुई। फिर अजातशत्रु के पुत्र कौन हुए हैं, उदायन हुए हैं। जिस उदायन के द्वारा, यहां से महत्वपूर्ण बात याद रखोगे कि पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया था, उदायन ने पाटलिपुत्र नगर बसाया है। और इस पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई है किसने, उदायन के द्वारा पाटलिपुत्र राजधानी बनाई गई थी। अभी यहां से हर्यक वंश के बाद में आगे बात करें ना, तो शिशुनाग वंश आता है। मगध के ऊपर आगे जो राजवंश है, राज करने वाला जो वंश है, वो कौन सा है, हर्यक वंश था। और यहां से मैं बात करूंगा ना, तो इसका जो अंतिम शासक है, इस वंश का जो अंतिम शासक है ना, वो अंतिम शासक कौन आता है, नागदशक। अगर बात करें हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन है, नागदशक इसका अंतिम शासक आता है। तो यहां से अपन आगे बात करेंगे, तो शिशु नागवंश आ गया आपका। अगला राजवंश कौन सा आया है, शिशु नागवंश आया है। देखो शिशु जो नागवंश है, इस शिशु नागवंश में शिशु नागवंश का संस्थापक भी कौन हुए हैं, शिशु नाग ही हुए हैं। मतलब यहां से संस्थापक भी कौन है, शिशु नाग ही है। शिशु नाग ने देखो कौन सा क्षेत्र जीता, इन्होंने अवंती को जीता। किसको जीता, अवंती। अवंती को जीतकर इन्होंने किसमें मिलाया है, मगध के अंदर मिलाया है। इन्होंने मगध का विस्तार किया और मगध का विस्तार इन्होंने अवंती को जीता। और अवंती को जीतकर इन्होंने किसमें मिलाया है, मगध में मिलाया है। इनके अलावा इन्होंने जो मगध की जो राजधानी है ना, वो मगध की राजधानी इन्होंने क्या बना दी है, वैशाली बना दी है। बस ये दो बात याद रखोगे, एक तो मगध की राजधानी शिशुनाग ने क्या बना दी, वैशाली बना दी है। और यहां से अवंती को जीतकर इन्होंने मगध में मिलाया था। अब इस शिशुनाग का जो बेटा यहाँ आया है, वो आया है कालाशोक। शिशुनाग का जो बेटा शासक बनता है कालाशोक, जिसे आप काक वर्ण भी बोलते हो। जिसे क्या बोलते हो, काक वर्ण। ये आपका शिशुनाग का बेटा है। इस कालाशोक के समय की आप क्या बात याद रखोगे, एक तो ये याद रखोगे कि इन्होंने पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बना दी है।
भाई जो यहाँ से शिशुनाग ने राजधानी क्या बनाई, वैशाली, इस वैशाली को राजधानी पुनः चेंज करके इन्होंने क्या बना दी है, पाटलिपुत्र क्या बना दी है, पुनः राजधानी बना दी है। और इसी कालाशोक की मैं बात करूं ना, तो इसी कालाशोक के समय क्या हुई है, दूसरी बौद्ध संगति। जो दूसरी बौद्ध संगति है, ये दूसरी बौद्ध संगति किनके समय होती है, कालाशोक के समय दूसरी बौद्ध संगति हुई। पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय हुई है, दूसरी कालाशोक के समय हुई है, ठीक है, और तीसरी अशोक के समय हुई है, और चौथी आपके कनिष्क के समय हुई है। मैंने आपको पहली क्लास में बताया भी था, एक बौद्ध धर्म में जो संगतियां पड़ी कि आजा, कालू, अशोक, कनिष्क। और पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुई है, राजा विशाल पाट के कुंड पे स्नान करता है। तो दूसरी जो बौद्ध संगति इनके समय हुई थी ना, ये वैशाली में हुई थी। कहाँ हुई थी, ये दूसरी बौद्ध संगति वैशाली के अंदर हुई थी, जो 383 ईसा पूर्व में हुई है। और यहाँ बात करें ना, तो ये अध्यक्षता किसने की थी, साब कमीर। किसकी अध्यक्षता में हुई है, बोला किसकी अध्यक्षता में हुई है, साब कमीर। साब कमीर की अध्यक्षता में ये बौद्ध संगति हुई थी। किसकी अध्यक्षता में हुई थी, साब कमीर की अध्यक्षता में ये बौद्ध संगति हुई है। अब यहाँ से शिशुनाग वंश की बात करें ना, तो इसका जो अंतिम शासक यहाँ से हुए हैं वो है नंदी वर्धन। कौन हुआ है, नंदी वर्धन। इस वंश का क्या हुआ था, अंतिम शासक नंदी वर्धन हुआ था। अब इस नंदी वर्धन के बाद में बात करें ना, इस शिशु नागवंश के बाद में अगला शासक यहाँ से आता, अगला राजवंश आता है नंदवंश। मगध पे शासन करने वाला अंतिम देखो राजवंश आ गया आपके सामने। और ये अंतिम राजवंश कौन सा आ जाता है भाई, नंदवंश आ गया है। तो नंदवंश की अगर बात करें ना, तो नंदवंश का जो संस्थापक है वो आपका कहलाता है महानंदिन। महानंदिन इसका क्या कहलाता है, संस्थापक कहलाता। और इस महानंदिन की देखो यहाँ जो मृत्यु करने वाला था ना, वो था महापदम नंद। महापदम नंद के द्वारा आपके इस महानंदिन की क्या की गई है, हत्या की गई है। और इसी महापदम नंद को क्या कहा गया है, शर्व क्षत्रांतक। शर्व क्षत्रांतक इसे कहा गया है। शर्व क्षत्रांतक का मतलब है क्षत्रियों का नाश करने वाला। शर्व क्षत्रांतक का मतलब क्या है, यहां से क्षत्रियों का नाश करने वाला, क्षत्रियों का नाश करने वाला। और इस महापदिम नंद को देखो क्या कहा गया है, महापदम नंद को पुराणों के अंदर है ना, इसको भार्गव कहा गया है। क्या कहा गया है, भार्गव। भार्गव का मतलब इसे परशुराम का अवतार कहा गया है। इसे परशुराम का क्या कहा, इसे परशुराम का अवतार कहा गया है, भार्गव कहा गया है, परशुराम का अवतार कहा गया है महापदम नंद को। तो यहां से आपने नंदवंश पढ़ा। और इस नंदवंश का देखो यहां से अंतिम जो शासक हुए हैं ना, वो कौन हुआ है, घनानंद हुआ है। नंदवंश का अंतिम शासक कौन हुआ, घनानंद नंदवंश का अंतिम शासक हुआ है। और इसी घनानंद में बात करें तो आपने घनानंद में ये पढ़ा है कि घनानंद के दरबारी कौन थे, चाणक्य। घनानंद के दरबारी कौन हुआ करते थे, चाणक्य घनानंद के दरबारी थे। और घनानंद के द्वारा चाणक्य को अपने दरबार से निकाल दिया गया, निष्कासित कर दिया। तो उसी के बाद में जो चाणक्य था, इसी चाणक्य ने जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य है, इस चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से इसको अच्छा सा तैयार करके शिक्षा वगैरह कूटनीति वगैरह सिखा के, और इसी चंद्रगुप्त मौर्य से इन्होंने किसकी हत्या करवाई थी, गणानंद की हत्या करवाई थी। और भारत में एक नए राजवंश की स्थापना हो गई थी, किसकी, मौर्य राजवंश की स्थापना हुई है। और इसी गणानंद के समय बात करें ना, तो 326 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में इस गणानंद के समय सिकंदर महान के द्वारा भी क्या किया गया था, आक्रमण। सिकंदर महान,
सिकंदर महान के द्वारा भी यहाँ से क्या किया गया था, आक्रमण किया था सिकंदर महान ने। सिकंदर महान के द्वारा भी यहाँ से आक्रमण किया गया था गणानंद के समय। मौर्य जो आपका मगध साम्राज्य है, इस मगध साम्राज्य में किया है सिकंदर महान ने, किसके समय, घनानंद। और इसी घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में किस वंश की स्थापना कर दी, मौर्य वंश की स्थापना कर दी है। तो अपन यहाँ जब आगे पढ़ेंगे तो आपका कौन सा बिंदु है, मौर्य वंश है। यही पेज दोबारा से आ गया ना, ये तो डबल हो गया, यही पेज डबल हो गया यहाँ से। ये आपका मौर्य साम्राज्य, यहाँ से आपका कौन सा साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य। तो देखो मौर्य साम्राज्य की अपन यहाँ बात करें तो सबसे पहले बात करें मौर्य साम्राज्य। और आपने अभी बात की कि नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, और उसी घनानंद की जो हत्या है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से की है। जो चाणक्य था उस चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या की और भारत में एक नया वंश स्थापित हुआ। वो आपका कौन सा था, मौर्य साम्राज्य। मतलब संपूर्ण भारत के ऊपर अगर राजवंश करने वाला अगर कोई पहला राजवंश आया है जिसने संपूर्ण भारत के ऊपर राज किया है, वो आपका मौर्य साम्राज्य था। और इस मौर्य साम्राज्य की अगर अपने जानकारी की बात करें कि हमें इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो देखो इनकी जानकारी के जो स्रोत है ना, इनमें एक तो आपका आता है अर्थशास्त्र। कौन सा ग्रंथ आता है, अर्थशास्त्र आता है। कौटिल्य के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है अर्थशास्त्र। और एक दूसरा यहां से ग्रंथ इसमें आता है, कौन सा, इंडिका। और इस इंडिका ग्रंथ की बात करें ना तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। किसने लिखा, मेगास्थनीज ने लिखा है, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, इसने इंडिका लिखी है। और यहां से जो कौटिल्य है, इस कौटिल्य ने क्या लिखा था, अर्थशास्त्र लिखा था। देखो यहाँ मौर्य साम्राज्य की अगर बात करें तो मौर्य साम्राज्य में इस अर्थशास्त्र में जो उल्लेख मिलता है वो यहाँ के राजनीतिक प्रशासन का मिलता है। मौर्य साम्राज्य की जो राजनीतिक प्रशासन है, इस राजनीतिक प्रशासन का उल्लेख किसमें मिलता है, अर्थशास्त्र में मिलता है। मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक ढांचे का मिलता है, ना कि आर्थिक ढांचे का मिलता है। राजनीतिक जो यहाँ का तंत्र था उसका उल्लेख किसमें मिलता है, अर्थशास्त्र में मिलता है। ठीक है, फिर यहाँ से देखो मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक हैं वो कौन आ जाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ से अपन बात करें, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें यहाँ सबसे पहले, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो ये मौर्य वंश का क्या हुआ, संस्थापक हुआ। ये मौर्य वंश का संस्थापक है, जिन्होंने नंद वंश के शासक, जिन्होंने नंद वंश के जो शासक थे घनानंद, उस घनानंद की हत्या करके भारत में एक नए राजवंश की स्थापना की है, वो मौर्य राजवंश था। और इन्होंने किसकी सहायता से, इन्होंने बता चाणक्य की सहायता से, चाणक्य की सहायता से इन्होंने नंद वंश के शासक घनानंद की हत्या की है। और जो चाणक्य के द्वारा, चाणक्य के द्वारा जो चंद्रगुप्त मौर्य को जो सारी कूटनीतियां सिखाई गई थी, चाणक्य तक्षशिला लेके गया था इसको, और तक्षशिला में ले जाके चाणक्य ने इसको अच्छी तरीके से तैयार किया था चंद्रगुप्त मौर्य को। और जो इसको सारी कूटनीतियां सिखाई गई ना, उस कूटनीतियों का जो आपको उल्लेख मिलता है वो मुद्रा राक्षस में मिलता है। तो विशाखा दत्त के द्वारा रचित ग्रंथ है मुद्रा राक्षस। तो इनकी कूटनीति का जो उल्लेख है वो आपको कौन से ग्रंथ में मिलता है, मुद्रा राक्षस में मिलता है। किसमें मिलता है, मुद्रा राक्षस में मिलता है। जो मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया है, विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया है। तो यहां से याद रखोगे कि चाणक्य द्वारा सिखाई गई जो कूटनीतियां हैं,
इन कूटनीतियों का जो उल्लेख है वो आपको किसमें मिलता है? मुद्रा राक्षस में मिलता है। और ये मुद्रा राक्षस ग्रंथ किसका है? विशाखा दत्त का है। किसका है? विशाखा दत्त का ये ग्रंथ है। ओके, यहां से आगे अपन बात करें तो इस चंद्रगुप्त मौर्य के समय देखो 305 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व के अंदर यहां सेल्यूकस निकेटर, जो सेल्यूकस निकेटर है, इस सेल्यूकस निकेटर के द्वारा यहाँ क्या किया जाता है? आक्रमण किया जाता है। और सेल्यूकस निकेटर को यह चंद्रगुप्त मौर्य 305 ईसा पूर्व के अंदर सेल्यूकस निकेटर को क्या करता है? पराजित करता है। जब सेल्यूकस निकेटर को यहाँ 305 ईसा पूर्व में इन्होंने पराजित किया तो इन दोनों के मध्य फिर क्या होती है? संधि होती है। सेल्यूकस निकेटर और इस आपके चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य एक संधि हुई और संधि स्वरूप जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य है, इसे चंद्रगुप्त जो मौर्य है, इसे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 500 हाथी किसे दिए गए हैं? इन्होंने 500 हाथी दिए। किसे? 500 हाथी तो किसने लिए हैं? सेल्यूकस निकेटर ने यहां से 500 हाथी लिए हैं। और इनके बदले जो सेल्यूकस निकेटर है, तो सेल्यूकस निकेटर ने इनके बदले एरात और आर्कोसिया आर्कोसिया और जेड्रोसिया और आपका जेड्रोसिया जेड्रोसिया एरात, आर्कोसिया और आपका जेड्रोसिया, ये क्षेत्र सेल्यूकस निकेटर किनको देता है? चंद्रगुप्त मौर्य को देता है। और चंद्रगुप्त मौर्य इसके बदले 500 हाथी किसको दे रहा है? सेल्यूकस निकेटर को। और इसी के संधि स्वरूप सेल्यूकस जो निकेटर है, जिस सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी जिसका नाम आता है क्या? हेलेना। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना ही, और इसी हेलेना का विवाह किससे कर दिया? इस हेलेना का विवाह कर दिया जाता है आपके चंद्रगुप्त मौर्य से। तो ये यहाँ से इनके मध्य जो समझौता हुआ, संधि हुई, इस संधि के ये परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ था कि एरिया, आर्कोसिया, जेड्रोसिया ये चंद्रगुप्त मौर्य को दिए गए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी किसको दिए गए हैं? सेल्यूकस निकेटर को दिए हैं। और आपके यहाँ इस सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री है हेलेना, इस हेलेना का विवाह आपके चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया गया है। और ये भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय वैसा विवाह था, इंटरनेशनल मैरिज हुई थी ये भारत की पहली, चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना की। इनके बाद में आगे बात करें और तो चंद्रगुप्त जो मौर्य है, इनको देखो यूनानी ग्रंथों में क्या कहा गया है? यूनानी ग्रंथों में इनको क्या कहा गया है? इसको यूनानी ग्रंथों में कहा गया है सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस व एंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस और इनको क्या कहा गया है? एंड्रोकोटस कहा गया है। सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस किसे कहा गया है? यूनानी ग्रंथों के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। अंतिम समय में बात करें ना तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा ली। जैन धर्म की इन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है। और वो किससे की है? भद्रबाहु से। भद्रबाहु से इन्होंने जैन धर्म की शिक्षा ग्रहण की है। और फिर ये अपना अंतिम समय कहाँ बिताता है? स्वर्ण स्वर्ण बेलगोला, स्वर्ण बेलगोला जो कर्नाटक के अंदर है, वहां पे ये अपना अंतिम समय बिताता है। और वहीं पे रहते हुए ये जो जैन धर्म में प्रचलित सलेखना पद्धति है, जैन धर्म में प्रचलित कौन सी पद्धति है? सलेखना पद्धति है। उसी सलेखना उसी सलेखना पद्धति के साथ ये अपने प्राणों का क्या कर देता है? ये अपने प्राणों का त्याग कर देता है। सलेखना पद्धति से ये अपने प्राणों का क्या कर देता है? त्याग कर देता है। ठीक है, इससे आगे अपन बात करते हैं। फिर आगे और देखो,
अब यहाँ इनके बाद में देखो आगे जो शासक हैं वो आते हैं बिंदुसार। अगला शासक यहाँ से कौन आता है? बिंदुसार अगला शासक आता है। देखो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में अगले शासक बिंदुसार हुए हैं। बिंदुसार की यहाँ बात करें, यूनानी लेखकों में बिंदुसार को क्या कहा है? ए मित्रोचेटस, ए मित्रोचेटस कहा है। ए मित्रोचेटस कहा या ए मित्रघात कहा है? क्या कहा है? ए मित्रघात, ए मित्रघात या ए मित्रचेटस कहा गया है बिंदुसार को यूनानी लेखकों में। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया था? सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस कहा गया था। अनुयायी की बात करें ना तो ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। कौन से संप्रदाय का था? आजीवक संप्रदाय। ये आजीवक संप्रदाय का, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था बच्चों। आजीवक संप्रदाय, जिस आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन आता है? अगर आजीवक संप्रदाय के संस्थापक की बात करें ना तो इसके संस्थापक आते हैं मखलीपुत्र गोसाल। कौन आते हैं? मखलीपुत्र, मखलीपुत्र गोसाल। मखलीपुत्र जो गोसाल है वो आजीवक संप्रदाय के क्या है? संस्थापक हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल है। और ये आपके जो बिंदुसार है ये आजीवक संप्रदाय के क्या थे? अनुयायी थे। जैसे आपने कहा कि चंद्रगुप्त जो मौर्य है, ये चंद्रगुप्त मौर्य आपका कौन से संप्रदाय का था? इन्होंने जैन संप्रदाय मतलब जैन धर्म से दीक्षा प्राप्त की थी। वैसे ये आजीवक संप्रदाय के थे। और बात करें तो इनके दरबार में कौन आया, कौन से राजदूत इनके दरबार में आया है? तो देखो एंटियोकस, सीरिया के जो शासक थे एंटियोकस, एंटियोकस सीरिया के शासक कौन है? एंटियोकस। और इस एंटियोकस के जो राजदूत हैं जिनका नाम है डाइमेकस, याद रखोगे कि एंटियोकस जो है, इस एंटियोकस के राजदूत थे डाइमेकस। और ये राजदूत डाइमेकस हैं, ये आपके बिंदुसार के समय कहाँ आए हैं? भारत आए हैं। एंटियोकस के राजदूत डाइमेकस भारत आए हैं। और देखिएगा इन बिंदुसार के द्वारा ये जो एंटियोकस यहाँ सीरिया के शासक हैं, इनसे 3 वस्तुओं की मांग की थी, जिनमें एक तो आता है सूखी अंजीर, एक तो क्या आती है? सूखी अंजीर आती है। एक किसकी मांग की थी? वह शाम की शाम चाहिए क्या? मदिरा। और एक किसकी मांग की थी? दार्शनिक। एक किसकी मांग की? दार्शनिक की मांग की थी। तो यहां से जो दार्शनिक की बात करें ना तो ये दार्शनिक नहीं भेजा गया था, ये दार्शनिक नहीं भेजा गया था क्योंकि यहां से जो सीरिया था, इन सीरिया के जो सिस्टम था उसमें दार्शनिक भेजना कहीं उचित नहीं था, इसलिए दार्शनिक को नहीं भेजा गया। बाकी यहाँ से सूखी अंजीर और मदिरा यहाँ बिंदुसार के दरबार में भेजी गई थी। दार्शनिक की बजाय उन्होंने क्या भेजा है? राजदूत भेजा है। दार्शनिक की बजाय उन्होंने क्या भेजा है? राजदूत भेजा है, जो कौन थे? डाइमेकस थे। और इन्हीं के समय जब तक्षशिला के ऊपर विद्रोह हुआ ना, तक्षशिला पे विद्रोह हुआ, तो तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए इन्होंने अपने पुत्र अशोक, अशोक व सुसीम को वहां भेजा है। इन्होंने अपने पुत्र अशोक व सुसीम को भेजा है। तो सुसीम तो पहले से ही तक्षशिला के ऊपर ही था, तक्षशिला के गवर्नर पहले से ही सुसीम थे। और जब दोबारा से तक्षशिला के ऊपर विद्रोह हुआ तो उन्होंने अशोक व सुसीम को तक्षशिला विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार के द्वारा भेजा गया था। अब यहां से देखो आगे बात करते हैं अपन इनसे आगे। बिंदुसार के बाद में आगे जो आपके शासक आए हैं वो आए हैं अशोक। आगे जो शासक आए हैं वो कौन आए हैं? अशोक आए हैं। अशोक की बात करें ना तो अशोक सिंहासन जो प्राप्त किया अशोक ने, वो देखो 273 ईसा पूर्व में इन्होंने सिंहासन प्राप्त कर लिया है। जबकि इनका राज्याभिषेक है ना,
वो सिंहासन प्राप्त करने के 4 साल बाद में इसका राज्याभिषेक हुआ है। मतलब सिंहासन प्राप्त किया उसके 4 वर्ष, उसके 4 वर्ष बाद इतिहास में कहा गया है कि अशोक ने इन 4 वर्षों में अपने 99 भाइयों का हत्या की है। 99 भाइयों से विरोध था इनके सामने, तो 99 भाइयों से युद्ध किया और इन 99 भाइयों के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद 4 साल के बाद इसका क्या हुआ है, 269 ईसा पूर्व में, 269 ईसा पूर्व में इसका क्या हुआ, राज्याभिषेक हुआ। देखो इस राज्याभिषेक से पूर्व की बात करें ना, तो ये उज्जैन के गवर्नर थे। ये कहाँ के गवर्नर थे, ये उज्जैन के गवर्नर थे। ये यहाँ गद्दी प्राप्त करने से पहले ये कहाँ के गवर्नर थे, ये उज्जैन के गवर्नर थे। अशोक का नाम अशोक जो मिलता है वो एक तो आपके मास्कीय अभिलेख से मिलता है, मास्की व गुर्जरा, मास्की व गुर्जरा जो अभिलेख है, मास्की व गुर्जरा अभिलेख से अशोक का नाम क्या मिलता है, अशोक मिलता है। जबकि पुराणों के अंदर से क्या कहा गया है, पुराणों में बात करें ना, तो पुराणों के अंदर इनको क्या कहा गया है, पुराणों के अंदर इसको अशोक वर्धन कहा गया है। पुराणों के अंदर इनको अशोक वर्धन कहा गया है। जबकि अशोक का नाम जो अशोक मिलता है वो मास्की व गुर्जरा अभिलेखों में मिलता है। इनके बाद में देखो अशोक के जीवन की सबसे जो महत्वपूर्ण जो घटना है वो कलिंग आक्रमण है। और कलिंग आक्रमण के देखो यहां से बात करें, कलिंग आक्रमण है, ये जो कलिंग जो आक्रमण है ये अशोक के राज्याभिषेक के, अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व के अंदर अशोक के समय कलिंग आक्रमण हुआ था। और यहाँ इस कलिंग आक्रमण की बात करें ना, तो जो अशोक का 13वां अभिलेख है, 13वें अभिलेख में इस कलिंग आक्रमण की अगर बात करें कि कलिंग आक्रमण की जानकारी आपको कहां से मिलता है, इसका उल्लेख कहां से मिलता है, तो अशोक के 13वें अभिलेख से कलिंग आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो इसके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष मतलब 261 ईसा पूर्व के अंदर आपका ये क्या हुआ था, कलिंग आक्रमण हुआ था दोस्तों। इनके आगे बात करें तो अशोक के देखो जो स्तंभ लेख है, अशोक के स्तंभ लेख की बात करें ना, कि अशोक के दिल्ली में स्तंभ लेख की खोज किन के द्वारा हुई। दिल्ली में अशोक का जो स्तंभ लेख की खोज है ये 1750 में, 1750 के अंदर टिफेन थेलर के द्वारा की गई थी। टिफेन थेलर, टिफेन थेलर ने अशोक के स्तंभ लेख की खोज की है, वो 1750 में की है। अगर बात करें अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने में जो सफलता प्राप्त हुई है, वो सबसे पहले सफलता प्राप्त की थी 1837 में। 1837 के अंदर जेम्स जेम्स प्रिंसेंस, जो जेम्स प्रिंसेंस है, इस जेम्स प्रिंसेंस के द्वारा अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई। ध्यान रखोगे सबसे पहले इनके स्तंभ की जो खोज हुई है वो 1750 के अंदर टिफेन थेलर के द्वारा हुई है। अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में जो सफलता प्राप्त हुई है वो यहाँ से हुई है 1837 में, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा सबसे पहले यहाँ पढ़ने में क्या हुई है, सफलता प्राप्त हुई थी। बाद में बात करें कश्मीर के अंदर इन्होंने श्रीनगर बसाया है, कश्मीर के अंदर इन्होंने श्रीनगर बसाया था। और नेपाल के अंदर इन्होंने देवपतन नगर बसाए हैं, देवपतन, नेपाल के अंदर देवपतन और कश्मीर के अंदर इन्होंने श्रीनगर की क्या की है, स्थापना की है। इनके अलावा इनको बौद्ध धर्म की दीक्षा की बात करें ना, तो उपगुप्त, उपगुप्त नामक जो भिक्षु था इस बौद्ध धर्म का, इस उपगुप्त नामक भिक्षु से इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है।
बाकी यहां से अशोक की बात करें तो अशोक जैन, जैन प्लस बौद्ध दोनों ही धर्मों का समर्थक था। जैन और बौद्ध दोनों धर्मों से संबंधित था आपका अशोक। जबकि आपने चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा, वो पढ़ा कि जैन धर्म में था, जैन धर्म में को स्वीकार करता। जैन धर्म के शिक्षक, जैन धर्म के जो भिक्षु थे भद्रबाहु, उनसे दीक्षा प्राप्त की थी। और आपके जो यहाँ पढ़ा आपने बिंदुसार, वो आपके थे किससे, आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। और जो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे, मखरी पुत्र गोशाल। यहाँ इन्होंने बात करे तो इनके पुत्र जो महेंद्र, इनके पुत्र महेंद्र, और इनकी पुत्री कौन है, संघमित्रा। इनकी पुत्री कौन थी, संघमित्रा। तो इनकी पुत्री संघमित्रा और जो पुत्र महेंद्र था, इन दोनों को ही अशोक ने कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इन्होंने कहाँ भेजा, श्रीलंका भेजा था। यहां से इसमें आगे बात करें, पढ़े आगे बात करें। अब देखो मौर्योत्तर काल है आपका। मौर्य काल में अशोक के बाद में जो कुछ छोटे छोटे राजवंश हैं, जो छोटे भारत के राजवंश भी हैं, इनके अलावा जो पश्चिमोत्तर भारत में, जो मध्य एशिया से कुछ छोटे छोटे राजवंश भारत में आए हैं, उन्होंने भारत में अपना राज्य राज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने अपना विस्तार नहीं कर पाए। तो वो छोटे छोटे कुछ राजवंश हैं। इन राजवंशों में आपको विशेष जो पॉइंट याद रखना है, इन राजवंशों का संस्थापक याद रखना है। डायरेक्ट आता है सातवाहन राजवंश का संस्थापक कौन था। भारत में ऐसा राजवंश जिन्होंने ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की थी, वो कौन था, सातवाहन राजवंश था। डायरेक्ट पूछते हैं शुंग राजवंश के संस्थापक कौन थे, कण्व राजवंश के संस्थापक कौन थे। तो यहां से आपको ना मुख्य रूप से इन राजवंशों के संस्थापक याद करने हैं। तो देखो यहां से इसको मौर्योत्तर काल कहते हैं कि मौर्य काल के बाद में कुछ छोटे राजवंश भारत में आए हैं। तो यहां से सबसे पहले जो आया है वो कौन सा आया है, शुंग वंश आया है। देखो शुंग वंश के संस्थापक की मैं बात करूं ना, तो यहां से कौन हुआ है, तो यहां से देखो मौर्यों के बाद में हमने बात की कि शुंग वंश आया है। कौन आया है, शुंग वंश। शुंग वंश की बात करें ना, तो शुंग वंश का जो संस्थापक आता है, वो आता यहाँ से कौन है, पुष्य पुष्यपति शुंग। कौन आता है, पुष्यपति शुंग। ये शुंग वंश का क्या था, संस्थापक। और इसी पुष्यपति शुंग ने है ना, जो आपके मौर्य वंश के देखो अंतिम शासक हुए थे ना, वो भी वृद्धर्ति ही थे। मौर्य वंश के अंतिम शासक वृद्धर्ति, इन्होंने क्या की थी, मृत्यु की। और फिर इन्होंने भारत के अंदर शुंग वंश की क्या की है, यहां से ये जो संस्थापक है ये है पुष्यमित्र शुंग। कौन हुए हैं, पुष्यमित्र शुंग। आपके मित्र ने आपको क्या दिया है, पुष्प दिया है, और उस पुष्प को आपने क्या किया, सूंघा अच्छे से, है ना। हाँ, एक कदम तो उठा नहीं ले रहे हो ना, मतलब आपके मित्र ने आपको क्या दिया है, पुष्प दिया है, ठीक है। और पुष्प को आपने क्या किया, सूंघ के चेक किया है। तो सूंघ के चेक किया मतलब शुंग वंश हो गया। और शुंग वंश कैसे याद रखोगे, संस्थापक पुष्य मित्र शुंग इसके संस्थापक थे। और फिर इसके अंतिम शासक हुए हैं, वो कौन हुए हैं, देवभूति। देवभूति इसके कौन थे, अंतिम संस्थापक हुए हैं, ठीक है। और इस देवभूति की बात करें तो देवभूति का जो एक मंत्री था, वो देवभूति का मंत्री कौन था, वसुदेव था। कौन था, वसुदेव। और इसी देवभूति के मंत्री वसुदेव ने देवभूति की हत्या की और एक नए वंश की स्थापना कर दी। वो कौन सा है,
कर्ण वंश है। तो कर्ण वंश में का संस्थापक याद रखोगे आप, डायरेक्ट आपको याद करना है कौन है, वसुदेव है। बोला कण कण के अंदर आपके क्या है, बोला कण कण के अंदर आपके क्या चलता है, कण कण के अंदर आपके वसुदेव चलता है। बस आपके तो जेब में क्या चलता है, हाँ गणेश चलता है। तो यहां से कण कण में आपके क्या है, वसुदेव, कण कण के अंदर वसुदेव बसे हुए हैं। और मैंने कहा आपको पुष्प दिया मित्र ने, और आपने क्या किया, उसको सूंघा, तो पुष्य मित्र शुंग हो गया। ठीक है, अंतिम शासक कौन है, देवभूति। फिर यहां से देखो इस कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन हो गया, सुशर्मन। कौन हो गया, सुशर्मन। और फिर इस सुशर्मन की हत्या किसने की, सिमुक। आगे सिमुक आएगा, तो सिमुक इस सुशर्मन की हत्या करता है, और सुशर्मन की हत्या करने के बाद में एक नया राजवंश स्थापित करता है, जिसको सातवाहन राजवंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सातवाहन बोलते हैं। तो यहां से देखो आपका सातवाहन वंश हो गया। ठीक है, तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन हो गया, सिमुक हो गया। अभी कहा कि सुशर्मन की हत्या करके जो सिमुक है वो एक नए राजवंश की स्थापना करता है, उसको बोलता है सातवाहन। और सातवाहन राजवंश का मुख्य रूप से आपको क्या याद रखना है, सातवाहन वंश में मुख्य रूप से पॉइंट याद रखोगे कि भारत के अंदर ब्राह्मणों को भूमि अनुदान करने वाला जो राजवंश हुआ है। यहां याद रखोगे आप कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान करने वाला जो राजवंश हुए हैं वो कौन से शासक थे, वो सातवाहन वंश के शासक थे, जिन्होंने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि अनुदान करने की प्रथा शुरू की थी। इनके बाद में देखो एक चेदी वंश आता है, इसका संस्थापक कौन है, महामेद वाहन। बस याद रखोगे सीधा कि चेदी राजवंश का संस्थापक कौन था, महामेद वाहन। ये चेदी राजवंश का संस्थापक हुआ है। इनके अलावा ये तो देखो भारतीय क्षेत्र में, भारत के दक्षिण में, मध्य में कुछ छोटे राजवंश हुए हैं जिन्होंने अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास किया। इनके बाद में अब जो प्रश्नोत्तर भारत है आपका, उधर से मध्य एशिया की ओर से कुछ छोटे छोटे राजवंश आए हैं, जिन्होंने भी भारत के अंदर अपना शासन स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन वो भी भारत के अंदर अपना शासन स्थापित करने के अंदर सफल नहीं हुए हैं। वो अपने ही क्षेत्रों तक राज करके सिमट गए, जिनमें देखो सबसे पहले यहां से कौन आता है, हिंद यूनानी। और यहां से बात करें कि जो हिंद यूनानी इंडो ग्रीक बोलते हो, कि प्रसिद्ध जो हिंद यूनानी शासक था वो कौन था आपका, मिनांडर। कौन था, मिनांडर। और इसी मिनांडर ने अपनी जो राजधानी बनाई ना, राजधानी वो किसको बनाई थी, सियाल, जिसको आपने क्या कहा है, सियालकोट। सियालकोट कहाँ है। तो आपको यहां से यही ध्यान रखना है कि हिंद यूनानी इंडो ग्रीक जो प्रसिद्ध हिंद यूनानी शासक हुआ है वो कौन हुआ था, मिनांडर हुआ था। कौन हुआ था, मिनांडर हुआ था। और देखो भारत के अंदर सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने वाले, सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने वाले जो शासक हुए हैं वो कौन से हुए हैं, सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने वाले हिंद यूनानी हुए हैं। लेकिन अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के चलाने वाले जो हुए हैं वो कौन हुए हैं, वो आपके शासक हुआ था कौन है, विम कडफिसस। कुषाण राजवंश था भाई, कुषाण राजवंश के शासक थे, जिन्होंने सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक है, तो शुद्ध सोने के सिक्के की बात आ जाए तो कुषाण राजवंश याद रखोगे। और कुषाण राजवंश के अंदर भी क्या याद रखोगे, विमकड़फिसस, शुद्ध सोने के सिक्के। और सोने के सिक्के की बात आ जाए तो इंडो ग्रीक हिंद यूनानी शासकों ने शुरू किए हैं। इनके बाद में देखो यहाँ से शक वंश आता है, और शक वंश का यहाँ से जो प्रसिद्ध शक शासक हुए हैं ना, वो कौन हुआ है, रुद्रदामन हुआ है। कौन हुआ है, रुद्रदामन। रुद्र दामन, ये रुद्र दामन है,
ये यहाँ आपका प्रसिद्ध शक शासक हुआ है। जिस रुद्रदामन की आपको जो जानकारी है ना, इस रुद्रदामन की जानकारी ये आपको जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। कौन से अभिलेख से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख से, जूनागढ़ अभिलेख से आपको इस रुद्रदामन की जानकारी मिलती है। और ये जो जूनागढ़ अभिलेख है ना, ये ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। ये ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया भारत में संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख है। भारत में संस्कृत भाषा का ये क्या है? सबसे प्राचीन अभिलेख है। संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। जो जूनागढ़ अभिलेख आपको प्राप्त कहां से हुआ है? बोला गिरनार पर्वत, गुजरात। जो गिरनार पर्वत है, इस गिरनार पर्वत जो गुजरात है, इस गुजरात से आपको ये प्राप्त हुआ है। गिरनार पर्वत गुजरात से आपको ये जूनागढ़ अभिलेख प्राप्त हुआ है। जिस जूनागढ़ अभिलेख के अंदर आपके प्रसिद्ध शक शासक रुद्रदामन के बारे में आपको जानकारी मिलती है। ये जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखित भारत का सबसे प्राचीनतम क्या है? अभिलेख है। इनके बाद में देखो आगे यहां से और बात करें तो अगले यहां शासक है कौन? हिंद पार्थियन या पहलव शासक। और यहां से देखो पहला जो आपका शासक हुआ है हिंद पार्थियन या पहलव शासक, वो कौन हुआ है आपका? वो हुआ है आपका माउस। माउस मतलब चूहा, माउस मतलब चूहा ना। तो पहला आपका माउस यहाँ पहला शासक हुआ है, हिंद पार्थियन पहलव। और यहाँ से वास्तविक जो शासक है ना, वो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है मेड्रोडेटस। मेड्रोडेटस, ये मेड्रोडेटस है। ये मेड्रोडेटस हिंद पार्थियन के अंदर वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और यहाँ से प्रसिद्ध जो पार्थियन शासक हुए हैं ना, वो हुए हैं गोंडो फर्निज। कौन हुए हैं? गोंडो फर्निज। गोंडो फर्निज हुए हैं, ठीक है ना। गोंडो फर्निज हुए हैं। मतलब ये माउस था, ये माउस आपका डेट के अनुसार सही काम नहीं करता, और सही काम नहीं करता तो कुछ गुंडे आ गए और माउस को पकड़ के ले गए। ठीक है, यहां से आप इनको याद कर लेना कि भाई ये माउस था, ये माउस सही डेट्स के अनुसार काम नहीं कर रहा था, और सही डेट्स के अनुसार काम नहीं कर रहा था तो कुछ गुंडे आए, और गुंडे आए 2-4 कैंपर लाए, और कैंपर लाके आपके माउस को पकड़ कर ले गए। ठीक है, तो यहाँ से हिंद पार्थियन शासक में पहला शासक माउस याद रखोगे। इसको कई जगह मोय भी मिलता है, मोय मतलब मोय मोय है ना, कई जगह इसका नाम मोय मिलता है, मोय। और वास्तविक संस्थापक मेड्रोडेटस हुआ है, और प्रसिद्ध पार्थियन शासक मैंने कहा कौन हुआ है? गोंडो फर्निज हुआ है। इनके बाद में देखो यहां से मध्य एशिया से आए हुए वंश में अंतिम वंश कुषाण वंश मिलता है। मध्य एशिया से आने वाले वंशों में अंतिम आपका यहां से है वो कुषाण मिलता है। कौन सा वंश मिलता है? कुषाण वंश। देखो कुषाण वंश की बात करें ना, तो सर्वप्रथम शासन स्थापित करने वाला जो कुषाण शासक था वो था आपका कौन है? कुजुल कडफिसस। कुजुल कडफिसस, कुजुल कडफिसस है। ये कुजुल कडफिसस आपका सर्वप्रथम शासन स्थापित करने वाला। बोला कैसे? कुषाण, कैसे? कुजुल कडफिसस। ठीक है, और फिर शुद्ध सोने के सिक्के चलाने वाला जो हुआ है, वो शुद्ध सोने के सिक्के चलाने वाला कौन हुआ है? विम कडफिसस। विम कडफिसस, ये विम कडफिसस क्या हुए हैं? शुद्ध सोने के सिक्के चलाने वाले विम कडफिसस हुए थे यहां से। और फिर इसी में एक शासक आपके कौन आए हैं? कनिष्क आए हैं। कनिष्क यहाँ से एक शासक आए हैं। कनिष्क की बात करें ना, तो एक तो कनिष्क के समय जो इसका राज्याभिषेक हुआ, कनिष्क का जो राज्याभिषेक हुआ, तो इनके राज्याभिषेक के समय 78 ईस्वी में एक जो संवत चलाई गई, उसको नाम दिया गया था शक संवत। शक संवत जो आप 78 ईस्वी
से शक संवत की बात करते हो ना, तो ये शक संवत आपके कनिष्क के राज्याभिषेक से शुरू हुई थी, शक संवत। और कनिष्क का जो एक चिकित्सक था यहाँ इसके दरबार में, जो चिकित्सक था, वो चिकित्सक कौन था? चरक। कनिष्क के दरबार में चिकित्सक था, वो कौन था? चरक यहाँ का चिकित्सक था। और इसी कनिष्क की बात करें ना, तो इसी कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगति हुई थी। तीसरी बौद्ध संगति अशोक के समय हुई थी, और चौथी जो बौद्ध संगति हुई है वो इसी कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगति हुई है। इसके समय चौथी जो बौद्ध संगति है, वो चौथी बौद्ध संगति किसके समय? कनिष्क के समय हुई थी। और चौथी बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता की ना, वो अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र। चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता करने वाला कौन था? वसुमित्र था। तो यहां से आपको कनिष्क के बारे में भी ये 2-4 पॉइंट याद रखने हैं कि 78 ईस्वी में शक संवत शुरू हुई है। इसका चिकित्सक चरक था। इनके समय विशेष रूप से याद रखोगे चौथी बौद्ध संगति। और बोला चौथी बौद्ध संगति हुई कहाँ थी? बोला कुंडलवन। कुंडलवन। और ये कुंडलवन कहाँ पर है आपका? J&K, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो यहां से आपके ये मौर्योत्तर काल है। और फिर ये जो आपके कुषाण थे ना, इन कुषाणों के सामंत के रूप में कौन थे? गुप्त थे। इन कुषाणों के सामंत गुप्त हुआ करते थे। जैसे यहाँ से कुषाण वंश की एंड हुआ, तो कुषाणों के बाद में यहाँ से आपके जो गुप्त थे, इन गुप्तों के द्वारा भारत में एक राजवंश की स्थापना कर दी जाती है। तो अगला भारत में आपका राजवंश आता है, वो कौन सा आता है? गुप्त राजवंश आता है। अगला आपका राजवंश आता है, वो कौन सा आता है? गुप्त राजवंश आता है। तो अगला आपका देखो गुप्त काल आ गया। गुप्त काल से अपन बात करें तो गुप्त सामंत थे किनके? बोला कुषाणों के। ये किनके सामंत थे? ये कुषाणों के सामंत थे। और भारतीय इतिहास में देखो गुप्तों का जो समय है ना, ये गुप्तों का समय भारत में कला साहित्य कला साहित्य और विज्ञान, कला साहित्य विज्ञान के क्षेत्र में आपका जो गुप्त काल है, ये गुप्त काल भारतीय इतिहास का क्या कहलाता है? स्वर्ण काल कहलाता है। कला साहित्य विज्ञान प्रौद्योगिकी इन क्षेत्र में आपका जो भारतीय इतिहास है, ये भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कौन सा समय कहलाता है? ये आपका गुप्त काल है। इस गुप्त काल के अंदर कला साहित्य विज्ञान में अधिक यहाँ से विकास हुआ है, इसलिए इसको स्वर्ण काल कहा जाता है। अब यहाँ से देखो बात करें ना, तो इस गुप्त काल के जो संस्थापक हैं, गुप्त राजवंश के जो संस्थापक हुए हैं, वो संस्थापक कौन हुए हैं आपके? इसके संस्थापक हुए हैं श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त ने जो देखो उपाधि प्राप्त की ना, वो इन्होंने उपाधि प्राप्त की थी महाराज। महाराज की इन्होंने उपाधि प्राप्त की है। वैसे ही घटोत्कच हुए हैं। इस घटोत्कच के द्वारा भी किसकी उपाधि प्राप्त की है? महाराज। घटोत्कच ने भी देखो महाराज की उपाधि प्राप्त की है। इधर श्रीगुप्त है, श्रीगुप्त ने भी महाराज की उपाधि प्राप्त की है। और इस गुप्त श्रीगुप्त की जो जानकारी है ना, वो प्रभावती गुप्त का जो अभिलेख है वहां से इसकी जानकारी मिलती है श्रीगुप्त के बारे में। ठीक है, जो प्रभावती गुप्त है, इस प्रभावती गुप्त के अभिलेख में आपके इस श्रीगुप्त की जानकारी मिलती है। तो आपको ध्यान ये रखना है, बस गुप्त वंश का संस्थापक कौन हुआ है? श्रीगुप्त हुआ है। और यहाँ से कोई मोटा क्वेश्चन नहीं है। फिर यहाँ से आगे बात करें तो इसमें देखो यहाँ से इसका वास्तविक जिसे संस्थापक कहोगे कि भाई आपका गुप्त वंश का वास्तविक जो संस्थापक है, वो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? देखो गुप्त वंश का वास्तविक जो संस्थापक है, वो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन हुआ है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य गुप्त वंश का क्या हुआ है? वास्तविक संस्थापक हुआ है। ठीक है, और देखो चंद्रगुप्त मौर्य है, इन्होंने इन्होंने महाराजा इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त की है।
इससे पहले श्रीगुप्त ने जो उपाधि प्राप्त की वो केवल महाराज, घटोत्कच ने भी महाराज। गुप्त वंश में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त करने वाला है तो वो कौन है? महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त करने वाला है तो कौन है? आपका चंद्रगुप्त प्रथम है, जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त की है। ठीक है। और बात करें विवाह की तो देखो लिच्छवी राजवंश, जो लिच्छवी राजवंश है, इस लिच्छवी राजवंश की जो राजकुमारी कुमार देवी हुई है, कुमार देवी, इस कुमार देवी के साथ आपके इस चंद्रगुप्त प्रथम का क्या हुआ है? विवाह। और इन्होंने कुमार देवी प्रकार के क्या प्रचलित किए थे? सोने के सिक्के। कुमार देवी प्रकार के इन्होंने क्या प्रचलित किए हैं? सोने के सिक्के। सोने के सिक्के प्रचलित किए हैं इन्होंने। तो देखो जो सिक्के प्रचलित किए हैं ना, वो कुमार देवी नाम से सोने के सिक्के प्रचलित किए हैं। और मुद्राओं की बात करें तो सर्वप्रथम इन्होंने रजत मतलब चांदी की मुद्राएं प्रचलित की है। सर्वप्रथम जो रजत है मीन्स चांदी की मुद्राओं का जो प्रचलन किया है यहाँ से गुप्त वंश में, वो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। और सिक्कों के ऊपर मैंने कहा इन्होंने सिक्के जो चलाए हैं अपनी पत्नी कुमार देवी नाम से, कुमार देवी प्रकार के इन्होंने क्या प्रचलित किए हैं? सोने के सिक्के प्रचलित किए हैं। ठीक है ना। इनके राज्याभिषेक के ऊपर भी, इनके राज्याभिषेक के ऊपर भी 319 के अंदर यहाँ जो एक संवत प्रारंभ हुई थी वो कौन सी हुई थी? गुप्त संवत है। कौन सी प्रारंभ हुई है? गुप्त संवत प्रारंभ हुई है। तो यहाँ से देखो आप चंद्रगुप्त प्रथम में आपको जो बातें याद रखनी है, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक है। इन्होंने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त की है। और देखो इन्होंने अपनी पत्नी कुमार देवी के नाम से क्या चलाए हैं? सोने के सिक्के चलाए थे। और यहाँ से मुद्राओं की बात करें तो इन्होंने रजत चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया है सर्वप्रथम। और सिक्कों की बात करें तो बात हुई है सिक्कों की। और इनके राज्याभिषेक 319 के समय सबसे पहले क्या? गुप्त संवत का क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। गुप्त संवत का जो प्रचलन है वो आपके चंद्रगुप्त प्रथम के राज्याभिषेक से पूछ लिया जाए गुप्त संवत कब प्रचलित हुई, तो चंद्रगुप्त प्रथम के राज्याभिषेक से गुप्त संवत का क्या हुआ है? प्रचलन हुआ है। इनके बाद देखो आगे बात करें तो समुद्रगुप्त प्रथम आ गया। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र है, चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र आगे समुद्रगुप्त आए हैं। और समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त के देखो दरबारी कवि कौन है? हरिसेन। इसके दरबारी कवि है वो कौन थे? हरिसेन। हरिसेन इनके दरबारी कवि थे। और यहां से उपाधि की बात करें ना तो समुद्रगुप्त को देखो कवि राजा की उपाधि दी गई है। किसकी उपाधि दी गई है? कवि राजा। समुद्रगुप्त की उपाधि की बात करें कवि राजा की उपाधि है। समुद्रगुप्त की उपाधि की बात करें कवि राजा। इनकी उपाधियां विशेष ध्यान रखोगे। चंद्रगुप्त प्रथम में आपने कहा महाराजाधिराज की उपाधि इन्होंने प्राप्त की थी। यहां से आप समुद्रगुप्त की बात कर रहे हो तो इन्होंने कवि राजा की उपाधि प्राप्त की है। किसकी उपाधि प्राप्त की है? कवि राजा की उपाधि प्राप्त की थी। और इनके सिक्कों की बात करें ना तो इनके सिक्कों के ऊपर क्या? देवश्री। इनके सिक्कों के ऊपर क्या अंकित हुआ था? देवश्री इनके सिक्कों के ऊपर अंकित हुआ था। सॉरी, इनके सिक्कों के ऊपर इनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीणा बजाते हुए। आपको पूछ लिया जाए कि किस शासक को सिक्कों के ऊपर वीणा बजाते हुए दर्शाया है, तो समुद्रगुप्त को इनके सिक्कों के ऊपर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है। और ये समुद्रगुप्त है ना, एक राजा ही नहीं अपितु कवि एक अच्छे कवि और एक अच्छे संगीतज्ञ भी थे। ये अच्छे कवि और अच्छे संगीतज्ञ, ठीक है, इस शिक्षा में भी अच्छे प्रवीण थे। और जो विसेंट स्मिथ है, इस विसेंट स्मिथ ने इनकी एक पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री इंडिया। अर्ली हिस्ट्री इंडिया जो इनकी पुस्तक है, इनकी विसेंट स्मिथ की। और इस विसेंट स्मिथ ने अर्ली हिस्ट्री इंडिया के अंदर इनको क्या कहा है? भारत का नेपोलियन कहा है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त के देखो सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो विंसेंट स्मिथ ने इनको अर्ली हिस्ट्री इंडिया के अंदर क्या कहा? नेपोलियन कहा। और इनको सिक्कों के ऊपर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है, वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इनकी उपाधि की बात करें कवि राजा इनकी उपाधि है, और समुद्रगुप्त की बात करें तो इनके आपके कवि कौन थे? हरिसेन। इनके बाद देखो आगे जो शासक आते हैं, आगे जो शासक आते हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं। अगला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय आता है यहां से। और चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें ना, तो चंद्रगुप्त द्वितीय इनकी पुत्री जो प्रभावती गुप्त है, प्रभावती जो गुप्त है, इससे प्रभावती गुप्त का विवाह है। प्रभावती गुप्त का जो विवाह है, इन्होंने वाकाटक वंश के जो शासक हैं रुद्रसेन, इस वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन ने इन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किया था, ठीक है। और इन्होंने अपने वंश की जो राजधानी है, गुप्तों की जो राजधानी है, वो किसको बनाया? उज्जैन को। उज्जैन यह गुप्तों की राजधानी कर देता है। और इनकी उपाधि की बात करें तो चंद्रगुप्त जो द्वितीय है वो विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त करता है। किसकी उपाधि प्राप्त करता है? विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य के नाम से ही कौन जाना जाता है आपका? चंद्रगुप्त द्वितीय मानते हैं। आपने कहा कि भारत में कला साहित्य विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, कला साहित्य जो संस्कृति है इसके क्षेत्र में भारत के राजवंशों में अगर आपने स्वर्ण काल का नाम लिया तो आपने नाम लिया गुप्त वंश का। लेकिन अगर गुप्त वंश के अंदर अगर कला साहित्य का आप स्वर्ण काल बताते हो तो गुप्त वंश के अंदर कला साहित्य का जो स्वर्ण काल रहा है वो किसका रहा है? वो किसका रहा है आपका? वो आपका रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय का। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो समय है वो आपके कला साहित्य का क्या कहलाता है? स्वर्ण काल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वर्ण काल कहलाता है, ठीक है। इनके सिक्कों की बात करें ना, तो इनके सिक्कों के ऊपर क्या? देवश्री। इनके सिक्कों के ऊपर क्या? देवश्री लिखा गया है, देवश्री अंकन हुआ है। और इनके समय जो चीनी यात्री है वो फाहियान भारत आया था। कौन आया था? फाहियान। देखो चीनी यात्री हवेनसांग की बात करें ना तो हर्षवर्धन के समय भारत में आया है। एक चीनी यात्री आपका कौन है? हवेनसांग। ये चीनी यात्री हवेनसांग किसके समय भारत आया है? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, ये हर्षवर्धन की बात करें ना तो भारत के अंदर अंतिम हिंदू शासक हुआ है। जो आप भारत में पढ़ते हो, अंतिम जो प्रतापी हिंदू शासक हुआ है हर्षवर्धन हुआ है, जो राज्यवर्धन सिंह का भाई था। अभी पढ़ेंगे इसमें अपन जो गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे, उस गुप्तोत्तर काल के अंदर आएगा ये प्रभाकर वर्धन का बेटा। तो इनके समय भारत के अंदर जो चीनी यात्री आया था वो कौन था? हवेनसांग था। और चीनी यात्री फाहियान भारत में किनके समय आया है? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया है, ठीक है ना। जिन्होंने राजधानी किसको बनाई है? उज्जैन को बनाई। ध्यान रखोगे, ये देखो विशेष पॉइंट है यहाँ से कि आपका गुप्तों की जो राजधानी उज्जैन घोषित कर रहा है वो कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय है। और विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, वो कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय है। ओके, इससे आगे अपन बात करें, देखो और तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय का आपने कहा कि कला साहित्य का स्वर्ण काल था गुप्त वंश में। तो कला साहित्य का स्वर्ण काल होने के पीछे ये थे कि इनके दरबार के अंदर देखो नवरत्न थे। इनके जो नौ रत्न थे ना, नवरत्न इनके दरबार में, वो नवरत्न कौन कौन से थे? नवरत्न की बात करें तो इनके दरबार में देखो एक तो था हरिसेन। कौन था? हरिसेन। हरिसेन के बाद में बात करें कालिदास। कालिदास। कालिदास के बाद में बात करें तो यहां से एक, यहां से कौन है? अमर सिंह है।
और यहां से कौन है? धनवंतरी है, धनवंतरी। यहां से आपका कौन है? वरुचि। और यहां से आपका कौन है? वराह मिहिर। कौन है? वराह मिहिर। यहां से आपका कौन है? शपणक है। यहां से आपका कौन है? वेताल भट्ट। और यहां से आपका कौन है? शंकु। यहां से आपका कौन है? शंकु। तो देखो यहां से अगर आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न याद करने हैं ना, तो इस ट्रिक को याद कर लेना कि जो हरि था ना, हरि, इस हरि ने कालू को अपनी रुचि से, क्या बोलोगे? जो हरि था, हरि ने कालू को अपनी रुचि से अमर होने के लिए थोड़ा बहुत क्या दे दिया? धन दे दिया, ठीक है ना? हरि ने कालू को अपनी रुचि से अमर होने के लिए क्या दे दिया? थोड़ा बहुत धन दिया। धन दिया तो भाई साहब जो वरा था ना, वरा, ये वरा शब्द से, सबसे मतलब जल्दी से, वरा है शब्द से वेताल पर क्या करने लगा? शक करने लगा कि जो वरा है, ये वरा शब्द से वेताल के ऊपर क्या करने लगा? शक करने लगा। तो यहां से आपको ये नौ के नौ रत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के याद हो जाएंगे। ओके, चलो आगे चलते हैं। यहां से देखो आगे अगला शासक कुमारगुप्त आता है। कौन आता है? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त की बात करें ना, कुमारगुप्त, इसको क्या कहा? महेंद्र, महेंद्रादित्य, महेंद्रादित्य और श्री महेंद्र, श्री महेंद्र, ये इनकी उपाधियां कह सकते हो। ठीक है, कि मुद्राओं पर इनकी जो उपाधियां मिली है ना, ये मुद्राओं के ऊपर इनकी उपाधियां यही मिली है। बोला कौन सी? महेंद्रादित्य और कौन सी? श्री महेंद्र। इनकी उपाधियों के ऊपर, इनकी इनके मुद्राओं के ऊपर इनकी उपाधियां मिली है। इनका सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है कि इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय जो है, इसे नालंदा विश्वविद्यालय का इन्होंने क्या करवाया था? निर्माण करवाया। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का क्या करवाया है? निर्माण करवाया है। और इनकी यज्ञ और मुद्राओं की बात करें ना, तो इन्होंने अश्वमेध, अश्वमेध व अश्वमेध ही यज्ञ चलाए हैं। इन्होंने जो यज्ञ है वो अश्वमेध यज्ञ व अश्वमेध मुद्राओं का क्या किया है? प्रचलन किया है। अश्वमेध नाम से मुद्रा का प्रचलन किया है और अश्वमेध नाम से इन्होंने क्या? यज्ञ किए थे। ठीक है, तो कुमार गुप्त में याद रखोगे सबसे महत्वपूर्ण महेंद्रादित्य या श्री महेंद्र। ओके, और फिर किस विद्यालय की स्थापना? नालंदा विश्वविद्यालय की उन्हें क्या करवाई है? स्थापना करवाई है। ओके, इसके बाद में देखो अगला शासक आपके सामने कौन है? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त की बात करें ना, तो इसकी उपाधि की मैं बात करूं, शुक्रादित्य। क्या है? शुक्रादित्य। कौन सी उपाधि है? शुक्रादित्य। स्कंदगुप्त की यहां से उपाधि है ना, वो शुक्रादित्य इनकी क्या रही है? उपाधि रही है। कौन सी रही है? शुक्रादित्य इनकी उपाधि रही है। इनके आक्रमण की बात करें, भारत में सबसे पहले हूण आक्रमण, भारत में सबसे पहले हूणों के ऊपर, हूणों का जो आक्रमण हुआ था, वो इसी स्कंदगुप्त के समय भारत में सबसे पहले हूणों का आक्रमण हुआ है। और हूणों पर विजय प्राप्त करने के कारण इनको क्या कहा है? मल्लेच्छ कहा है। और ये किस अभिलेख में इसको मल्लेच्छ कहा गया है? तो ये भी इसको, जो जूनागढ़ अभिलेख है ना, इसी जूनागढ़ अभिलेख के अंदर ही इसको क्या कहा गया है? मल्लेच्छ कहा गया है। तो यहां से इसके भी आपके ये दो क्वेश्चन अच्छे हैं। एक तो कौन सा? एक तो शुक्रादित्य की उपाधि, बोला शुक्रादित्य की उपाधि सबसे पहले, या शुक्रादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक ने? स्कंदगुप्त ने। और आक्रमण की बात करें तो हूण आक्रमण जो हुआ है, वो हूण आक्रमण किसके? स्कंदगुप्त के समय हुआ है। और इसी कारण स्कंदगुप्त ने
जब हुणों के ऊपर विजय प्राप्त की इनको मल्लेच कहा, और मल्लेच कहा इसकी जानकारी आपको कहां से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं यहां से। देखो भानुगुप्त, भानुगुप्त के बारे में अगर आप बात करोगे ना, भानुगुप्त, इसके बारे में आपको एक अच्छा क्वेश्चन मिलेगा, और वो अच्छा क्वेश्चन ये मिलेगा कि भारत के अंदर सर्वप्रथम सती प्रथा का परिणाम, भारत में यहां से आपको सर्वप्रथम सती का जो प्रमाण मिलता है, वो सती का प्रमाण भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। एरण अभिलेख, इस भानुगुप्त के समय का एरण अभिलेख है। इस एरण अभिलेख की बात करें 510 ईस्वी का है, और इसी 510 ईस्वी के एरण अभिलेख से आपको भानुगुप्त का क्या मिलता है? भानुगुप्त के एरण अभिलेख से आपको भारत में सबसे पहले सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। राजस्थान के अंदर में सती प्रथा की बात करूं ना, तो 861 ईस्वी गठियाला अभिलेख, गठियाला अभिलेख है, और ये गठियाला अभिलेख कहाँ का है? जोधपुर का है। 861 का गठियाला अभिलेख है जो जोधपुर का है। यहां से राजस्थान में सबसे पहले सती का प्रमाण मिलता है। अगर भारत की अंतिम सती की बात करो ना, तो 4 सितंबर 1987 को राजस्थान का जो श्री माधोपुर गांव तहसील है, श्री माधोपुर, तो जिला नीम का थाना लगता है, और यहीं पे एक छोटा गांव है दीवराड़ा, और इसी दीवराड़ा के अंदर भारत की अंतिम सती होने का आपको प्रमाण मिला है 4 सितंबर 1987, जो कि रूप कंवर के रूप में सती हुई थी। जो महिला थी रूप कंवर, रूप कंवर नाम महिला थी। इस रूप कंवर थी, इसने यहाँ सती की थी। ठीक है, ये भारत में अंतिम सती का यहाँ से प्रमाण मिलता है आपको। और विश्व में सती माता का अगर सबसे बड़े मंदिर की बात करो, तो झुंझुनू की रानी सती है, अग्रवालों की कुल देवी है। ओके, यहां से अंतिम गुप्त वंश के अंतिम शासक की बात करें तो विष्णुगुप्त है। कौन है? विष्णुगुप्त। ये विष्णुगुप्त आपके यहां से गुप्त वंश का क्या हुआ है? अंतिम शासक हुआ है। आगे देखो, बात करें यहां, तो ये देखो यहां कुछ प्रशासनिक बिंदु है, प्रशासनिक पॉइंट है यहां से। तो इनके बारे में देखो, बात करें ना, प्रशासन, भाई गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े जो अधिकारी है उसको कुमार मात्य कहा है। गुप्त साम्राज्य में सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाया? कुमार मात्य। और यहां से देखो, सेना का सर्वोच्च अधिकारी महासेनापति, सेना का सर्वोच्च अधिकारी महासेनापति, और राजकीय कोष का प्रधान, राजकीय कोष का प्रधान महाभंडार, महाभंडारागराधिकृत, महाभंडारागराधिकृत, ये आपके राजकीय कोष का प्रधान था। अभिलेखीय विभाग का अध्यक्ष है महाअक्ष पटलिक, महाअक्ष पटलिक है। केंद्रीय सचिवालय का प्रधान है सर्वाध्यक्ष, और राज प्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी महाप्रतिहार। भूमि कर वसूलने वाले विभाग का अध्यक्ष दुर्वाधिकरण। दान विभाग का प्रधान अग्रहारिक है, अग्रहारिक है। तो यहां से देखो, ये कुछ प्रशासनिक गुप्त काल में जो प्रशासन था, ये कुछ प्रशासनिक पद हैं आपके। इनके अलावा आगे चले तो यहां से देखो, न्यायाधीश है महादंड नायक। न्यायाधीश को क्या कहा गया है? महादंड नायक कहा गया है। और पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी दंडपाशिक, जो पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी है दंडपाशिक है। और न्यायाधीश क्या है? महादंड नायक है। शिक्षा अधिकारी जो है वो विनय स्थिति स्थापक है, विनय स्थिति स्थापक है। ये कौन है? शिक्षा अधिकारी। और गुप्त शासकों ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, जो क्या कहलाई है? दिनार कहलाई है।
अब देखो इससे अगला जो पॉइंट है आपका, ये कुछ गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर है। गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर है। इन गुप्तकालीन मंदिरों की बात करें तो एरण का विष्णु मंदिर, एरण का विष्णु मंदिर कहां पर है? एरण, सागर जिला, एमपी। भूमरा का शिव मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर आपका एमपी के अंदर है। आप डायरेक्ट एमपी याद रखो, एमपी के अंदर याद है भूमरा, सतना जिला एमपी है। सांची का मंदिर है, ये भी आपका सांची रायसेन जिला मध्य प्रदेश है। और तिगवा का विष्णु मंदिर, ये भी आपका जबलपुर जिला मध्य प्रदेश में है। नचना कुठार का नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ये भी आपका नचना कुठार पन्ना जिला एमपी में है। यहाँ से भीतर गांव का कृष्ण मंदिर, ये भीतर गांव कानपुर यूपी में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ झांसी में है। तो ये आपके गुप्तकालीन मंदिर है। बोला एरण मंदिर भी एमपी में है। यहाँ से भूमरा का शिव मंदिर भी एमपी में है। आपका सांची का मंदिर भी एमपी में है। और तिगवा का मंदिर भी एमपी में है। नचना कुठार पार्वती मंदिर एमपी में है। भीतर गांव का कृष्ण मंदिर आपका यूपी में है। और आपका देवगढ़ मंदिर भी आपका कहां पर है? झांसी यूपी के अंदर है। अब यहां से देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन अब आपका यहां से बनता है, गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचनाएं। यहां से आपका क्वेश्चन बनता है गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचनाएं। अब देखो गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचनाओं को आपको याद रखना है। जैसे कालिदास है, कालिदास में आप पढ़ते हो, देखो एक तो मेघदूत अक्सर आप पढ़ते हो, ऋतु संहार भी पढ़ते हो, कुमार संभव पढ़ते हो, रघुवंश पढ़ते हो। इनके अलावा अभिज्ञान शाकुंतलम, ये आप लगभग याद भी रहती है। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ऋतु संहार, कुमार संभव और रघुवंशम, ये लगभग याद भी रहती है। इनके अलावा यहां से देखो आपको एक तो नई कौन सी मिल रही है? विक्रमो वंश्यम, विक्रमोर वंश्यम, ठीक है। और एक कौन सी मिल रही है? मालविका अग्निमित्र, ठीक है। मालविका अग्निमित्र, ठीक है। विक्रमोर वंश्यम और एक कौन सी? मालविका अग्निमित्र। ये आपको दो यहां से याद रखनी है। ये भी कालिदास की है। बोला मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतल और ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंश, ये आपकी कालिदास की है। इनके साथ विक्रमोर वंश्यम और मालविका अग्निमित्र, ये दो भी याद रखोगे, कालिदास की है। बोला काड़ू है ना, काड़ू, काड़ू विक्रम को बोलता है, जो विक्रम था ना उस विक्रम को काड़ू बोलता है। बोला माल बिका कि नहीं बिका, ठीक है ना। बोला माल तो नहीं बिका, मित्रों ने अग्नि लगा दी, उसके वास्ते लगा दी, बोला मित्रों ने, ठीक है ना। काड़ू है, काड़ू किसको? विक्रम को कहता है कि भाई माल बिका कि नहीं बिका, माल बिका। बोला माल तो नहीं बिका, मित्रों ने क्या लगा दी? अग्नि लगा दी, है ना, वास्ते लगा दी। तो यहाँ से ये तो देखो आपको साधारण तरीके से याद हो जाती है, दो चार बार पढ़ोगे तो। और ये मालविका अग्निमित्र और विक्रमवंशियम, ये भी कालिदास की है। इनके अलावा ये भी आपने पढ़ा, मुद्रा राक्षस पढ़ी थी। बोला चाणक्य के द्वारा जो कूटनीति सिखाई वो किसमें थी? मुद्रा राक्षस में थी, ठीक है ना। और ये किसने? विशाखा। देखो विशाखा दत्त की जो मुद्रा राक्षस, बोला मुद्रा राक्षस के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य को क्या सिखाई गई? कूटनीतियां सिखाई। और कूटनीतियां सिखाई ना, तो उसने जब चाणक्य ने कूटनीति सिखाई तो सभी देवी चंद्रमा सभी को याद करके सिखाया था ना, सभी का नाम लेके सिखाया। बोला देवी चंद्र है ना, देवी चंद्रमा सबका नाम लेके उसको कूटनीति सिखाई। तो यहाँ से देवी चंद्रगुप्तम भी किसकी है? विशाखा दत्त की है। फिर आप यहाँ से याद रखोगे दंडिन, दंडिन बोला 10 कुमार चरित और काव्य दर्शन, ठीक है ना। 10 कुमार चरित और काव्य दर्शन, ठीक है ना। मतलब आप कहोगे यहाँ से जो काव्य है ना, काव्या, ये काव्या 10 कुमार को क्या दे रही है? दंड दे रही है। यहाँ से क्या कहोगे? जो काव्या है, काव्या, ये काव्या 10 कुमार को क्या दे रही है? दंड दे रही है। याद करोगे, काव्या काव्य दर्शन है और 10 कुमार चरित्र है, कि काव्या 10 कुमार को क्या दे रही है? दंड दे रही है। तो यहाँ से ये भी याद हो जाएगा। इनके अलावा देखो न्यायावतार है, न्यायावतार, ये न्यायावतार किसका है? सिद्धसेन का है। तो न्याय तो हमेशा क्या होता है? सिद्ध होता है। न्याय हमेशा क्या होता है?
सिद्ध होता है, न्याय हमेशा सिद्ध होता है। तो इसलिए यहां से क्या, न्यायावतार किसका है, सिद्धसेन की रचना है न्यायावतार। न्यायावतार किसकी है, सिद्धसेन की है। बोला काव्या ने 10 कुमार को क्या दिया, दंड दिया था। और बोला मुद्रा राक्षस के अंदर कूटनीति सिखाई गई थी चंद्रगुप्त मौर्य को, किसके द्वारा, चाणक्य। तो चाणक्य ने उसको कूटनीति सिखाई ना, तो सभी देवी देवता और चंद्र को याद करते हुए सिखाई है। तो देवी चंद्र, ये विशाखा दत्त, ये दोनों विशाखा दत्त की रचनाएं थी। और देखो यहां से आगे बात करें ना इसमें, तो यहां से एक देखो सौपनवासवदता और चारुदत्ता, और एक है उरुभंग। ये किसकी है, ये है भास। ये रचना किसकी है, भास की है। बोला सौपनवासवदता, चारुदत्ता और उरुभंग, ये किसकी है, भास की है। अब भास देखो, भास का कर दो भैंस, भैंस सब रखते हो ना, अरे भैंस रखते हो ना। अब भैंस जो रखता है ना भाई साहब, वो भैंस उसको सपन के अंदर भी, सपने में भैंस आती है, और सपने में भैंस आती है और उरू उरू करके बोलती है मेरे को चारा डाल दो, ठीक है ना। मतलब ये भैंस है ना, भैंस, ये भैंस सपने में भी भैंस आती है और उरू उरू करती है, और उरू उरू करके आपकी नींद को भंग करती है, और नींद को भंग करके बोलती है मेरे को चारा दे दो, मेरे को चारा दे दो। तो यहां से चारुदत्ता और उरुभंग और सौपनवास वदता, ये रचनाएं किसकी है, ये रचनाएं आपकी भास की है। ओके, फिर यहां से देखो इधर बात करें तो मर्च कटिकम, ये सुद्रक की है। मर्च कटिकम सुद्रक, जो मर्च कटिकम ग्रंथ है, ये मर्च कटिकम किसका है, सुद्रक है। आर्य भटियम, आर्य भट सीधा याद हो जाएगा। देखो व्रत संहिता और पंच सिद्धांतिका वराह मिहिर की है। व्रत संहिता और पंच सिद्धांतिका ये किसकी है, वराह मिहिर की है। चंद्र व्याकरण चंद्रो गोमिन, चंद्र व्याकरण चंद्र गोमिन की है। इनके अलावा पंचतंत्र विष्णु शर्मा, पंचतंत्र विष्णु शर्मा। चरक संहिता चरक की है। ब्रह्मा सिद्धांत आर्यभट्ट, ब्रह्मा सिद्धांत किसकी है, आर्यभट्ट की रचना है। विशुद्धि मग बुद्ध घोष, विशुद्धि मग बुद्ध घोष की रचना है। जो विशुद्धि, विशुद्धि मग है बुद्ध घोष की है। योगाचार, योगाचार असंग, असंग की है। योगाचार असंग, ठीक है ना। योगाचार किसकी है, असंग है। बोला आप योगा करोगे एक सही तरीके से करोगे, असंगत होके नहीं करोगे। योगा करोगे सही तरीके से करोगे, असंगत होके नहीं करोगे। तो योगाचार किसकी है, असंगत। और भाई सबसे महत्वपूर्ण देखो ये रचना है, बहुत बार एग्जाम में आती है, कौन सी, किराता अर्जुनियम भारवी। किराता अर्जुनियम किसकी है, भारवी की है। किराता अर्जुनियम ग्रंथ किसका है, भारवी की रचना है। और देखो यहां से अमर कोश, अमर सिंह की हो जाएगी। रावण वध वत्स भट्टी, ठीक है ना। रावण वध, देखो रावण वध किसकी रचना है, वत्स भट्टी। बोलते ना हे वत्स रावण को भट्टी में डाल दो, हे वत्स रावण को भट्टी में डाल दो। तो रावण वध जो है ना, वो वत्स भट्टी की रचना है। बोला हे वत्स रावण को भट्टी में डाल दो, ठीक है। चलो, तो यहां से देखो मैंने आपको कुछ है कि आधे से अधिक रचनाएं मैंने आपको याद करवाने का प्रयास किया है। तो इसके बाद में देखो अपना जो अगला वंश है वो गुप्तोत्तर काल आता है। कौन सा आता है, गुप्तोत्तर काल। तो यहाँ से अंतिम छोटा सा बिंदु और बचा है कि गुप्त वंश के बाद में गुप्तोत्तर काल आता है। तो गुप्तोत्तर काल में देखो बात करें ना, तो यहां से पुष्यभूति वंश आया है। कौन सा वंश आया है, पुष्यभूति। और पुष्यभूति वंश का जो संस्थापक भी है ना, वो कौन हुए हैं, पुष्यभूति हुए हैं। पुष्यभूति राजवंश के संस्थापक भी पुष्यभूति हुए हैं। और ये पंजाब हरियाणा के आसपास के क्षेत्र में ये विकसित हुआ है, जिसकी राजधानी क्या थी, थानेश्वर। इसकी राजधानी क्या थी, थानेश्वर इसकी राजधानी थी। जो पुष्यभूति राजवंश है बच्चों, इसकी राजधानी क्या थी, थानेश्वर। याद रखोगे थानेश्वर इसकी राजधानी हुआ करती थी। और इसी पुष्यभूति राजवंश के अंदर सबसे जो प्रतापी शासक आए हैं ना यहाँ प्रारंभिक रूप में, वो प्रभाकर वर्धन आए हैं। कौन आए हैं, प्रभाकर वर्धन। ये प्रभाकर वर्धन यहाँ एक प्रतापी शासक आए हैं।
प्रतापी शासक आए हैं जिसको आप पुष्यभूति वंश का वास्तविक संस्थापक भी कह सकते हो। पुष्यभूति राजवंश का वास्तविक संस्थापक कह सकते हो। और यहां से देखो बात करें प्रभाकर वर्धन में, तो इस प्रभाकर वर्धन के देखो 3 संतान हैं। बोला एक तो इसके पुत्री है जिसका नाम क्या था, राज्यश्री। इनके अलावा एक तो इसके पुत्री है, ठीक है, और 2 इसके पुत्र थे, और 2 पुत्र थे इसके, एक तो राज्यवर्धन और एक कौन था, अभी जो हमने बात की थी हवेनसांग हर्षवर्धन के समय आया था। एक इसके पुत्र कौन था, हर्षवर्धन था। तो यहां से क्या है, राज्यवर्धन और कौन थे, हर्षवर्धन। इसके 2 पुत्र हुए हैं, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन हुए हैं, ठीक है। यहां देखो बात करें कि इस प्रभाकर वर्धन ने किस वंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो इन्होंने देखो जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए ना, इन्होंने इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए हैं जो आपका यूपी और बिहार है, इसके आसपास के अंदर एक आपका कन्नौज में एक मोखरी वंश था। कौन सा वंश था, मोखरी वंश। और इसी मोखरी वंश की मैं बात करूं ना, इस मोखरी वंश का जो शासक था एक, वो कौन था, ग्रह वर्मन। कौन था, ग्रह वर्मन था। देखो ध्यान देना, यूपी बिहार की बात करूं मैं, यहां इसके आसपास मोखरी वंश था। और इन मोखरी वंश की बात करें ना, तो मोखरी वंश जो था वो कन्नौज में था। कहां था, कन्नौज के अंदर मोखरी वंश था। और इस मोखरी वंश की राजधानी भी यहाँ क्या थी, कन्नौज ही राजधानी थी। इस मोखरी वंश का यह संस्थापक था, वो कौन था, ग्रह वर्मन। मोखरी वंश का संस्थापक कौन था, ग्रह वर्मन इसका संस्थापक था। और इसी ग्रह वर्मन के साथ इन्होंने राज्यश्री का क्या किया था, विवाह किया था, ठीक है। जो आपके प्रभाकर वर्धन है, इस प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राज्यश्री का जो विवाह किया, इसे ग्रह वर्मन के साथ इन्होंने राज्यश्री का क्या कर दिया, विवाह कर दिया। अब ग्रह वर्मन से विवाह किया, और इनके बाद में प्रभाकर वर्धन के बाद में देखो इस पुष्यभूति वंश का जो शासक बना ना, वो इसका पुत्र कौन बन गया, राज्यवर्धन बन गया। इनके बाद में देखो शासक राज्यवर्धन बन जाता है। तो राज्यवर्धन में मैं बात करूं, यहां राज्यवर्धन के अंदर बात करें ना, तो राज्यवर्धन यहां जब शासक बना बच्चों, तो राज्यवर्धन के समय कन्नौज पे आक्रमण होता है। कन्नौज का मतलब यहाँ मोखरी वंश, और मोखरी वंश का मतलब यहाँ राज्यश्री की बहन कौन है, राज्यवर्धन की बहन कौन है, राज्यश्री। और यहाँ पर कन्नौज पर आक्रमण किया ना, वो एक तो बंगाल के शासक थे कौन है, शशांक। बंगाल के शासक शशांक, और मालवा के शासक यहाँ कौन थे, देवभूति। कौन थे, देवभूति। तो इस देवभूति और बंगाल के शासक शशांक के द्वारा क्या किया गया है, कन्नौज पर आक्रमण किया गया बच्चों। और कन्नौज पर जब आक्रमण किया ना, तो इन्होंने इस आक्रमण के अंदर यहाँ कन्नौज के जो शासक थे, कन्नौज के शासक जो थे ना, ग्रह वर्मन, इस ग्रह वर्मन की तो यहाँ क्या हो गई थी, हत्या हो गई थी। ग्रह वर्मन की तो क्या हो गई, हत्या हो गई। और यहां से राज्य जो श्री थी, इस राज्य श्री को इनके द्वारा क्या कर लिया गया, कैद कर लिया गया। जब इन्होंने राज्य श्री को कैद किया, तो यहाँ जो राज्यवर्धन है, इस राज्यवर्धन के द्वारा यहाँ से जो मालवा के जो देवभूति है ना, इस देवभूति को तो इन्होंने क्या कर दिया, पराजित कर दिया। देवभूति को तो पराजित कर दिया राज्यवर्धन ने, लेकिन जो शशांक था, इस शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन की क्या कर दी, हत्या कर दी। तो यहां से राज्यवर्धन मारा जाता है। और राज्यवर्धन जब मारा गया, तो राज्यवर्धन के बाद आपके हर्षवर्धन भारत के क्या बने हैं भाई, हर्षवर्धन भारत के शासक बने हैं। यहां से हम बात करें तो ये जो है ना,
ये भाई की मृत्यु के बाद, ये भाई की मृत्यु के बाद 16 वर्ष की आयु में भारत का क्या बनता है? 16 वर्ष की आयु में ये भारत का यहाँ क्या बना है? भारत में पुष्यभूति वंश का शासक बना है। और पुष्यभूति वंश का ये शासक बना 16 वर्ष की आयु में, और ये शासक बना है 606 ईस्वी में। 606 ईस्वी के अंदर ये शासक बना। इनका जन्म जो है वो 591 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ था। और प्रभाकर वर्धन इनके पिता का नाम था। और इनके दरबारी कवि की बात करें ना यहाँ से, तो इनके दरबारी जो कवि है वो हरिसेन थे। कौन थे? हरिसेन इनके दरबारी कवि है। और इनके द्वारा देखो कुछ नाटक जो लिखे गए हैं ना, वो लिखे गए हैं प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका। और इसने नाटक लिखा है नाग दशक, और नाग दशक। और एक नाटक इसका और है, एक प्रियदर्शिका लिखा है, एक नाग दशक इसका नाटक था। और इनके समय जो चीनी यात्री है ना, वो आपका कौन आया है? हवेन सांग। इनके समय चीनी यात्री जो है वो हवेन सांग भारत आया था। तो ये भाई साहब आपकी जो है ना, ये आपकी जो है वो यहाँ से प्राचीन भारत की क्लास कंप्लीट है दोस्तों। और इस क्लास को आप अधिक से अधिक शेयर किएगा और सब्सक्राइब करो। और मैं कहता हूँ ये जो कंटेंट है ये आपका रेलवे और एसएससी की सभी एग्जामों के लिए बहुत अच्छा कंटेंट है। एनसीईआरटी बुक से ये कंटेंट लिया गया कंटेंट है सारा। और इसके आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप इस के टेलीग्राम चैनल को भी सर्च कर सकते हो, जो यूसीसी एजुकेशन हब ऑफिशियल नाम से है। तो सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।